अध्याय 1 ईश्वरीय लाभ प्रणाली। गौतम यादव ने नशे से जागने के बाद अपने सामने एक स्क्रीन देखी। पहले उसे लगा कि यह भ्रम है, लेकिन आंखें मलने और अपनी बाँह चिकोटने के बाद भी स्क्रीन बनी रही। उसे समझ आया कि यह भ्रम नहीं था। उसने स्क्रीन का ध्यान से अध्ययन शुरू किया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि संभावना थी कि उसे एक प्रणाली मिल गई थी। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपनी घबराहट व उत्साह को थोड़ा शांत किया। गौतम ने धीमी आवाज में पूछा, प्रणाली, तुम में क्या कार्यक्षमताएं हैं? प्रणाली ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने प्रणाली के कार्यों की जानकारी सीधे उसके दिमाग में डाल दी। एक पल में गौतम को प्रणाली के सभी कार्य समझ आ गए। प्रणाली के कार्य सरल और स्पष्ट थे। वर्तमान में प्रणाली स्तर 1 पर थी और उसकी जो भी आय होगी, प्रणाली उसे उतनी ही राशि वापस देगी। उदाहरण के लिए, यदि उसकी एक दिन की काम अध्ययन की तनख्वाह 80 रुपये थी, तो तनख्वाह मिलने के बाद प्रणाली उसे 80 रुपये और देगी। सीधे शब्दों में, यह आय का दोगुना होना था। ये तब था जब प्रणाली स्तर 1 पर थी। यदि प्रणाली स्तर 2 पर पहुंच जाए, तो रिटर्न 2 गुना हो जाएगा। स्तर 3 पर पहुंचने पर रिटर्न 3 गुना हो सकता था। प्रणाली कैसे उन्नत होती थी? हर एक रुपये की कमाई पर उसे एक अनुभव बिंदु मिलता था। स्तर 1 से स्तर 2 तक उन्नति के लिए 10,000 अनुभव बिंदुओं की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, उसे 10,000 रुपये कमाने थे। प्रत्येक उन्नति पर एक लॉटरी का मौका और गुण बिंदु पुरस्कार भी मिलते थे। लेकिन वह विशेष रूप से क्या निकाल सकता था, ये भाग्य पर निर्भर था। गौतम को अच्छा लगा कि प्रणाली ने उसे एक नया उपहार पैक भी दिया था। इसे सोचते हुए उसने धीरे से कहा, प्रणाली, नया उपहार पैक खोलो। प्रणाली ने जवाब दिया। नया उपहार पैक सफलतापूर्वक खुल गया। बधाई हो मेजबान, आपको सुपर हॉटपॉट बेस प्राप्त हुआ है। अगले ही पल गौतम ने महसूस किया कि उसके दिमाग में सुपर हॉटपॉट बेस बनाने की विस्तृत जानकारी आ गई थी। एक पल के लिए गौतम थोड़ा निराश हुआ। उसे हॉटपॉट बेस क्यों दिया गया? क्या उसे हॉटपॉट रेस्तरां खोलना था? उसके पास केवल 2,000 रुपये थे। सड़क पर स्टॉल लगाना भी मुश्किल था। हॉटपॉट रेस्तरां खोलना तो दूर की बात थी। अचानक गौतम की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया कि चेतन हरी ने कुछ बताया था। यामिनी उपाध्याय का परिवार हॉटपॉट रेस्तरां की एक श्रृंखला चलाता था, और इसका पैमाना छोटा नहीं था। अकेले दक्षिण राजधानी में 3 दुकानें थीं। क्या मुझे यामिनी से पूछना चाहिए? यामिनी उसकी सहपाठी थी। हालांकि पिछले 2 वर्षों में उनका ज्यादा संपर्क नहीं था। ज्यादा से ज्यादा वे एक दूसरे को देखकर सिर हिलाते थे। वह एक अमीर लड़की थी, वह एक साधारण गरीब छात्र था। इसलिए यदि वह यामिनी को हॉटपॉट बेस बेचना चाहता था, तो शायद वह उसकी बात भी न सुने। लेकिन अगर यह काम कर गया, उसने जल्दी से बिस्तर से उठकर साधारण धुलाई की और घर से निकल गया। पहले वह नीचे नाश्ते की दुकान पर गया। 2 बड़े मांस भरे बुन और 1 कप सोया दूध खरीदा। खाते हुए वह गीले बाजार की ओर चला। सुपर हॉटपॉट बेस के लिए ज्यादातर सामग्री सामान्य मसाले थे, जो गीले बाजार में खरीदे जा सकते थे। इसके अलावा 3 पारंपरिक भारतीय औषधियां थीं, जो एक हर्बल दवा की दुकान से खरीदनी थीं। संयोग से विश्वविद्यालय नगर के पास एक पारंपरिक भारतीय औषधि की दुकान थी। 1 घंटे से ज्यादा भटकने के बाद गौतम अपने किराए के कमरे में लौटा। अपने दिमाग की जानकारी के अनुसार उसने सुपर हॉटपॉट बेस को व्यवस्थित रूप से तला। अगले दरवाजे 503 में एक लड़की के शयन कक्ष में लता मेहरा अपने बिस्तर पर लेटी थी। टैबलेट पर टीवी शो देख रही थी और नाश्ता खा रही थी। अचानक एक बहुत ही लुभावनी मसालेदार खुशबू कमरे में आई। लता ने 2 गहरी सांसें लीं और शिकायत करते हुए एक आलू चिप अपने मुंह में डाला। पहले तो आलू चिप स्वादिष्ट था, लेकिन अब वह बेस्वाद हो गया। लगभग 40 मिनट बाद सुपर हॉटपॉट बेस तैयार हो गया। गौतम ने अपने माथे का पसीना पोंछा और इसका स्वाद लेने के लिए एक हॉटपॉट बनाने का फैसला किया। हालांकि यह हॉटपॉट बेस बहुत सुगंधित था, लेकिन इसका वास्तविक स्वाद कैसा था, वह अभी भी अनिश्चित था। उसने हॉटपॉट बेस का 1/3 हिस्सा एक गोल बर्तन में डाला और 2 किलो सादा पानी मिलाया। उसने बर्तन को बैठक कक्ष में ले जाकर इंडक्शन कुकर निकाला, उसे प्लग किया और बर्तन उस पर रख दिया। जब वह सामग्री खरीदने गीले बाजार गया था, तब उसने पहले से कटा हुआ गौमांस, भेड़ का मांस, ट्राइप, 2 आलू और 1 गोभी का दिल भी खरीदा था। उसने रसोई में जाकर आलू और गोभी का दिल तैयार किया। बैठक कक्ष में हॉटपॉट का शोरबा उबलने लगा था, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध सुगंध निकल रही थी। इस सुगंध में हल्की सी पारंपरिक भारतीय औषधि की खुशबू भी थी। हॉटपॉट की खुशबू कमरे में आने पर लता मेहरा ने अपने बालों को झटके से रगड़ा। उसे भूख का तेज एहसास हुआ। गौतम ने गोमांस को बर्तन में डाला और 10 सेकंड से ज्यादा उबाला। फिर उसे निकाला। उसने उस पर फूंक मारी और मुंह में डाला। एक चबाने के बाद एक अवर्णनीय समृद्ध स्वाद उसके मुंह में फट पड़ा। उसे निगलने के बाद गौतम के चेहरे पर संतुष्टि का भाव आया। इसके बाद उसने जल्दी से भेड़ के मांस का 1 टुकड़ा और ट्राइप का 1 टुकड़ा उठाकर बर्तन में पकाने के लिए डाला।
ये सर्वविदित था कि हॉटपॉट खाने के लिए डिपिंग सॉस की ज़रूरत होती थी, लेकिन नए उपहार पैक से मिले सुपर हॉटपॉट बेस को किसी डिपिंग सॉस की ज़रूरत नहीं थी, और स्वाद अभी भी अविश्वसनीय रूप से अच्छा था। गौतम दक्षिण पश्चिम से था। दक्षिण पश्चिम में सबसे प्रसिद्ध चीज़ हॉटपॉट थी। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं थी कि वह हॉटपॉट खाते हुए बड़ा हुआ था, लेकिन वह निश्चित रूप से कह सकता था कि सुपर हॉटपॉट बेस से बना हॉटपॉट निश्चित रूप से सबसे अच्छा हॉटपॉट था जो उसने कभी खाया था। तेज खटखट की आवाज़ आई, जिसमें हल्की सी नाराजगी थी। गौतम ने भौहें सिकुड़ी, कटोरा और चॉपस्टिक्स रखे, दरवाजे तक गया और उसे खोला। बाहर एक 17 या 18 साल की लड़की ठंडे पजामे में खड़ी थी। लड़की के बाल थोड़े बिखरे हुए थे। वह शायद अभी अभी जागी थी। उसके चेहरे की विशेषताएं थोड़ी स्पष्ट थीं और उसकी त्वचा बहुत गोरी थी। वह शायद मिश्रित नस्ल की थी, इसलिए वह एक नाजुक चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिखती थी। सबसे आकर्षक बात यह थी कि उसका पजामा ऊंचा उठा हुआ था। इतनी कम उम्र में वह वाकई उल्लेखनीय थी। गौतम ने अपनी नज़र हटाई। अगर उसे सही याद था, ये लड़की मकान मालिक की बेटी होनी चाहिए। उसने सुना था कि वह हाई स्कूल के 3रे साल में थी। तुम लिन की बेटी हो? कुछ समस्या है? गौतम ने थोड़े भ्रम के साथ पूछा। लता मेहरा ने अपनी गर्दन बढ़ाकर कमरे में झांका, फिर सूंघा। क्या तुम हॉटपॉट बना रहे हो? हाँ। क्या तुम अंदर आकर थोड़ा खाना चाहोगी? गौतम ने विनम्रता से कहा। यह बहुत अच्छा है, मैं संकोच नहीं करूंगी। लता मेहरा को 100 मीटर की दौड़ की गति से मेज की ओर दौड़ते देख गौतम स्तब्ध रह गया। फिर वह असहाय रूप से मुस्कुराया। वह कहने ही वाला था कि वह रसोई से कटोरा और चॉपस्टिक्स लाएगा, लेकिन उसने पहले ही उसकी चॉपस्टिक्स उठा ली थीं और बर्तन में गोमांस उबालना शुरू कर दिया था। रुको, ये मेरे कटोरे और चॉपस्टिक्स हैं। मैं तुम्हारे लिए नया सेट लाऊंगा। गौतम ने जल्दी से याद दिलाया। कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, लता मेहरा ने बिना पीछे देखे कहा। उसकी नज़र चॉपस्टिक से पकड़े गए गोमांस पर टिकी थी। गौतम को हल्का सा लगा कि उसने उसकी लार निगलने की आवाज़ सुनी। रसोई से नया कटोरा और चॉपस्टिक्स लाकर गौतम बैठक कक्ष में आया और लता मेहरा को उबाला हुआ गोमांस अपने मुंह में डालते देखा। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके नाजुक गोरे चेहरे पर अत्यधिक संतुष्टि का भाव आया। इसका स्वाद कैसा है? गौतम ने पूछा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, लड़की ने स्पष्ट रूप से कहा। ये देखकर गौतम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे हल्का सा लग रहा था कि उसका सुपर हॉटपॉट बेस अच्छी कीमत पर बिक सकता था। अध्याय 2, यामिनी उपाध्याय। गौतम यादव ने ज़्यादा सामग्री नहीं खरीदी थी, केवल सुपर हॉटपॉट बेस के स्वाद की जांच के लिए पर्याप्त थी। इसलिए 5 मिनट से भी कम समय में दोनों ने उत्साहपूर्वक 1 डिब्बा गोमांस, 1 डिब्बा भेड़ का मांस, 1 डिब्बा ट्राइप, आलू और गोभी के दिल सहित सब कुछ खा लिया। कुछ भी नहीं बचा? लता मेहरा ने गौतम से पूछा। उसका चेहरा अधूरी इच्छा से भरा था, क्योंकि उसे मुहासों की चिंता थी। वह शायद ही कभी मसालेदार भोजन खाती थी, खासकर हॉटपॉट। लेकिन आज गौतम के बनाए हॉटपॉट का स्वाद लेने के बाद उसे लगा कि अगर 2 मुहासे भी निकल आए तो यह इसके लायक था। क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि तुम आ रही हो, इसलिए मैंने कम सामग्री तैयार की थी। गौतम ने असहाय रूप से अपने हाथ फैलाए। ठीक है। लता मेहरा थोड़ी निराश थी और उसने फैसला किया कि वह उस शाम अपनी माँ से हॉटपॉट खाने के लिए बाहर ले जाने को कहेगी। तुम्हारा नाम क्या है? भैया, मेरा नाम गौतम यादव है। और तुम्हारा? मेरा नाम लता मेहरा है। तुम मुझे बस मेहरा कह सकते हो। अभी अभी गौतम के हॉटपॉट की खुशबू से आकर्षित होकर लता मेहरा ने यह नहीं देखा था कि उसका पहनावा ठीक नहीं था। अब उसे एहसास हुआ कि वह अपने पजामे में एक अजनबी के घर दौड़ गई थी। हालांकि वह उनके किराएदार था, फिर भी उसका चेहरा थोड़ा अजीब और अस्वाभाविक था। गौतम, मैं अब वापस जाऊंगी। तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। गौतम के जवाब का इंतजार किए बिना लता मेहरा जल्दी से कमरे से बाहर भाग गई। दरवाजा बंद होने की आवाज़ सुनकर गौतम मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कितनी दिलचस्प छोटी लड़की है। अगर सुंदरियों के लिए स्कोरिंग प्रणाली होती जिसमें 100 उच्चतम होता तो लता मेहरा को कम से कम 92 अंक मिल सकते थे। हालांकि गौतम का लता मेहरा के प्रति कोई छिपा मकसद नहीं था। पहला, वह अभी छोटी थी। दूसरा, लता मेहरा की माँ, जो मकान मालिक ललिता मिश्रा भी थी, शायद उसका बड़ा बैकग्राउंड था। उसके पहनावे से स्पष्ट था कि वह एक कुलीन थी और उसकी कार मासेराती क्वाट्रोपोर्टे थी। गौतम ने जल्दी से सफाई की, एक गिलास पानी लिया और सोफे पर बैठकर सोचने लगा कि यामिनी उपाध्याय से कैसे संपर्क किया जाए और सुपर हॉटपॉट बेस को उनके परिवार के हॉटपॉट रेस्तरां को बेचा जाए। उसे अपने बनाए हॉटपॉट खाने के लिए आमंत्रित करे। ये संभव नहीं था। पिछले 2 वर्षों में कई लड़कों ने यामिनी का पीछा किया था। उनमें से कई अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस थे, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। इसलिए यामिनी को अपने घर हॉटपॉट के लिए बुलाना काम नहीं करेगा, या फिर उसे यामिनी से अपने परिवार से परिचय कराने में मदद मांगनी चाहिए, चाहे ये काम करे या नहीं।
उसे कोशिश करनी थी। गौतम नंदू विश्वविद्यालय के व्यापार विद्यालय में व्यवसाय प्रशासन पढ़ रहा था। हालांकि ये 211 या 985 जैसा प्रमुख विश्वविद्यालय नहीं था, फिर भी यह एक अच्छा स्नातक संस्थान था। उस शाम ललिता मिश्रा कार से लौटी। पहले उसने ढीले ढाले घरेलू कपड़े पहने। मुस्कुराते हुए उसने अपनी बेटी का दरवाजा खोला और देखा कि उसकी बेटी समस्याएं हल करने में तल्लीन थी। इससे वह बहुत खुश हुई। प्यारी, तुम आज रात क्या खाना चाहोगी? माँ तुम्हारे लिए बनाएगी। लता मेहरा अपनी सीट से उठी। ललिता मिश्रा की बाँह पकड़कर बोली, माँ, मैं हॉटपॉट खाना चाहती हूँ। उस सुबह का हॉटपॉट अभी भी उसके दिमाग में था। समस्याएं हल करते समय भी वह उस हॉटपॉट के स्वाद को याद करती रही। ललिता मिश्रा की आंखों में आश्चर्य की चमक थी। वह अपनी बेटी के स्वाद को जानती थी, फिर आज वह हॉटपॉट क्यों खाना चाहती थी? हालांकि उसकी बेटी हमेशा अच्छी तरह व्यवहार करती थी और शायद ही कभी कोई मांग करती थी, इसलिए उसने सिर हिलाया। अगर प्यारी खाना चाहती है तो माँ अब टेबल बुक करने के लिए फ़ोन करेगी। शाम 7 बजे ललिता मिश्रा अपनी बेटी लता मेहरा को दक्षिण राजधानी के सबसे उच्च श्रेणी के समुद्री भोजन हॉटपॉट रेस्तरां शंघाईपुर ले गई। यहाँ की खपत का स्तर कम नहीं था, प्रति व्यक्ति औसतन 500 रुपये से अधिक था, लेकिन ललिता मिश्रा की वित्तीय स्थिति के लिए ये कुछ भी नहीं था। आखिरकार उनकी कंपनी की वार्षिक आय करोड़ों में थी। उन्होंने एक छोटा निजी कमरा मांगा और एक मंदारिन डक हॉटपॉट बेस ऑर्डर किया। लता मेहरा का चेहरा भी उम्मीद से भरा था। जल्द ही हॉटपॉट बेस उबलने लगा। लता मेहरा ने उत्साहपूर्वक गोमांस का एक टुकड़ा उबाला और अपने मुंह में डाला, लेकिन तुरंत उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या हुआ प्यारी? स्वाद ठीक नहीं लगा? अपनी बेटी की सिकुड़ी भौहें देखकर ललिता मिश्रा ने जल्दी पूछा। नहीं, ये काफ़ी स्वादिष्ट है। लता मेहरा ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि उसकी मां कंपनी का प्रबंधन करने से पहले ही बहुत थकी हुई थी। हालांकि शंघाईपुर का हॉटपॉट गौतम यादव के किराए के अपार्टमेंट में बनाए हॉटपॉट के स्वाद से बहुत कम था, लेकिन यह वास्तव में अभी भी काफ़ी स्वादिष्ट था। अगर उसने कहा कि यह अच्छा नहीं है, तो उसकी मां निश्चित रूप से उसे संतुष्ट करने का तरीका ढूंढेगी। अपनी मां को परेशान करने से बचने के लिए उसने बहुत खुश होने का नाटक किया और बाकी भोजन में बहुत कुछ खाया। इससे उसे गौतम यादव के बनाए हॉटपॉट की और भी याद आई। अगले दिन सोमवार, गौतम स्कूल के कक्षा में पहुंचा और जैसे ही बैठा, चेतन हरी पास आया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे एक ड्रिंक हल न कर सके? अगर हो तो बस एक और ड्रिंक जोड़ दो, गौतम ने हंसते हुए कहा। यह सिर्फ एक असफल प्रेम प्रस्ताव था। वह पहले भी असफल हो चुका था और इसके अलावा अब उसे सबसे ज्यादा रुचि पैसा कमाने में थी। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? चेतन हरी ने फिर पूछा। तुम्हारा पिताजी वाकई ठीक है? गौतम ने चेतन हरी की ओर आंखें तरेरी, लेकिन उसके दिल में भी गर्माहट महसूस हुई। पूरे छात्रावास में उसका चेतन हरी के साथ सबसे मजबूत रिश्ता था। उसने स्कूल के बाहर घर क्यों किराए पर लिया था? इसका मुख्य कारण ये था कि उसके एक रूममेट जय चौहान के साथ उसका बड़ा झगड़ा हो गया था और वे एक दूसरे को नापसंद करते थे। साथ ही वह बाहर अंशकालिक काम करता था और देर से लौटता था, इसलिए बाहर रहना ज़्यादा सुविधाजनक था। ऐसा लगता है कि तुम वाकई ठीक हो, लेकिन तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। मैं तुम्हें कुछ बताने जा रहा हूँ। चेतन हरी ने अपनी आवाज़ धीमी की। बोलो, गौतम ने उदासीनता से कहा। बिंदिया वर्मा और जय चौहान एक साथ हैं। चेतन हरी ने बोलते हुए गौतम के चेहरे के भावों पर नजर रखी। ये सुनकर गौतम का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसकी आंखों में उदासी की छाया दिखाई दी। उसने गहरी सांस ली, अपने दिल के गुस्से को दबाया। ठीक है, मुझे पता है। बिंदिया वर्मा वह लड़की थी जिसे उसने परसों प्रेम प्रस्ताव दिया था। उसे नहीं पता था कि जय चौहान बिंदिया वर्मा के प्रति गंभीर है या नहीं, लेकिन वह निश्चित था कि जय चौहान ने बिंदिया वर्मा को उसे जानबूझकर उकसाने के लिए फंसाया था। देखो, जिस औरत को तुम नहीं पा सके, उसे मैंने पा लिया। ये देखकर कि गौतम अपने गुस्से को दबा सकता था, चेतन हरी ने भी चुपके से राहत की सांस ली और धीरे से कहा, वह औरत बिंदिया वर्मा भी अच्छी नहीं है। पहले मैं यह नहीं कह सकता था, लेकिन अब जब वह जय चौहान के साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं है। उस औरत ने हमारे स्कूल के कई अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिसों के साथ डेट किया है। उसका निजी जीवन काफ़ी गड़बड़ है और वह एक विशिष्ट स्नोब है जो अमीरों से प्यार करती है और गरीबों को तुच्छ समझती है। बस इंतजार करो, वह जल्द ही उस पोते को लात मार देगी। हालांकि जय चौहान के पास भी कुछ पैसे थे। वह शायद बिंदिया वर्मा की भूख को थोड़े समय के लिए ही संतुष्ट कर सकता था। लंबे समय में वह निश्चित रूप से इसे वहन नहीं कर सकता था। क्या तुमने नहीं देखा कि वह औरत जो कुछ भी पहनती थी, ले जाती थी और लाती थी, वह सब ब्रांडेड था? फैटी, तुम विचारशील हो। मैं समझ गया। गौतम ने चेतन हरी के कंधे पर थपथपाया। तभी यामिनी उपाध्याय अपनी स्वाभाविक आभा के साथ कक्षा में दाखिल हुई। मूल रूप से शोरगुल वाली कक्षा अचानक कुछ सेकंड के लिए शांत हो गई।
यामिनी के अपनी सीट पर बैठने के बाद ही यह सामान्य हुई। क्या तुम्हें यामिनी पर विचार हैं? गौतम की नज़र देखकर चेतन हरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मैं अपनी जगह जानता हूँ। गौतम ने सिर हिलाया। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, सहायक प्रोफेसर ने कक्षा समाप्त होने की घोषणा की। गौतम उठा और यामिनी के पीछे चला। यामिनी, क्या हम बात कर सकते हैं? गौतम ने यामिनी से 3 कदम पीछे रहते हुए पुकारा। यामिनी ने सिर घुमाया और गौतम को थोड़े भ्रम के साथ देखा। मेरे पास कुछ काम है, चलते हुए बात करते हैं। धन्यवाद, गौतम ने कृतज्ञता से कहा। फिर उसने गहरी सांस ली, अपनी हल्की घबराहट को शांत किया और मुस्कुराते हुए कहा, यामिनी, मैंने अचानक तुम्हें परेशान किया। मुझे आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, यामिनी ने उदासीनता से कहा। उसे गौतम का ज़्यादा गहरा प्रभाव नहीं था। वह एक बहुत साधारण लड़का था और उसकी समझ उसके नाम तक सीमित थी। मेरे पास एक हॉटपॉट बेस रेसिपी है। मैंने सुना है कि तुम्हारा परिवार हॉटपॉट रेस्तरां की श्रृंखला चलाता है, इसलिए मैं इस रेसिपी को तुम्हारे परिवार के हॉटपॉट रेस्तरां को बेचना चाहता हूँ। मुझ पर विश्वास करो। इसके साथ ये सुनकर यामिनी अचानक रुक गई और उसे अजीब भाव से देखा। यामिनी की नज़र के तहत गौतम की आवाज़ अनायास ही कमज़ोर पड़ गई और उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। साथ ही उसने यामिनी के भाव भी देखे, जो शांत रहे, लेकिन उसकी आंखों में उसके प्रति हल्की सी तिरस्कार और उपहास की भावना थी। उसकी आंखों के अर्थ को महसूस करते हुए गौतम पूरी तरह से असहज हो गया। जैसे कब छोटी ही उसकी छाती में एक सांस अटक गई हो। गौतम, यामिनी ने धीरे से शुरू किया, मुझे समझ आया कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं अभी एक छात्रा हूं और मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेरे परिवार का व्यवसाय पेशेवर लोग संभालते हैं और मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि तुम समझोगे। मुझे कुछ काम है, तो मैं अब जाऊंगी। यामिनी की सुंदर आकृति को जाते हुए देख गौतम एक कड़वी मुस्कान नहीं रोक सका। शुरू से अंत तक यामिनी अपेक्षाकृत विनम्र थी, लेकिन उसकी विनम्रता में एक दूरी थी जिसने गौतम को समझा दिया कि वे पूरी तरह से 2 अलग अलग दुनियाओं से थे। मैं आवेगी था, गौतम ने मन ही मनाह भरी। हालांकि उसके पास निराश होने या गुस्सा होने का कुछ नहीं था। वास्तव में उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह मामला सफल नहीं होगा। वह सिर्फ एक साधारण छात्र था, यामिनी उसका ध्यान क्यों देगी? इसके अलावा उसे प्रणाली द्वारा दिए गए सुपर हॉटपॉट बेस पर बहुत विश्वास था। अगर यामिनी अपने परिवार के हॉटपॉट रेस्तरां से परिचय कराने में मदद करने को तैयार नहीं थी, तो यह उसका नुकसान नहीं था, बल्कि उनका था। इसके बारे में सोचकर गौतम ने अन्य हॉटपॉट रेस्तरां से बात करने की तैयारी की। कुछ बात तुम्हें परेशान कर रही है क्या? यामिनी के बारे में सोच रहे हो? इस समय चेतन हरी ने उसे पकड़ लिया। उसका चेहरा अजीब लग रहा था। अध्याय 3, एक नई आशा। बिल्कुल नहीं, गौतम ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। मुझे बस उससे कुछ काम था। क्या था? चेतन हरी ने दबाव डाला। थोड़ा सोचने के बाद गौतम ने कहा, मेरे पास एक बहुत अच्छी हॉटपॉट बेस रेसिपी है। क्या तुमने नहीं कहा था कि यामिनी का परिवार एक हॉटपॉट श्रृंखला का मालिक है? इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या मैं रेसिपी को उनके रेस्तरां को बेच सकता हूँ। और परिणाम? चेतन हरी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बेशक, कोई भाग्य नहीं, गौतम ने थोड़ा उदास होकर कहा। इस समय चेतन हरी विचारशील लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी रेसिपी बहुत अच्छी है? 2 साल से एक दूसरे को जानने के बाद वह गौतम को काफ़ी अच्छी तरह समझता था। वह कभी भी बेबुनियाद दावे नहीं करता था, इसलिए उसे काफ़ी विश्वास था कि गौतम के पास वाकई ऐसी रेसिपी थी। गौतम ने कहा, ऐसा करो, मैंने कल बहुत सारा हॉटपॉट बेस तला था। हम कुछ सामग्री खरीदकर एक बर्तन पकाकर कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारा हॉटपॉट बेस वाकई इतना अच्छा है, तो मैं तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा जो इसमें रुचि ले सकता है। चेतन हरी ने कहा, फिर धन्यवाद। सुबह केवल एक पेशेवर कक्षा थी, इसलिए गौतम और चेतन हरी ने स्कूल छोड़ दिया और पास के बाजार से बहुत सारी सामग्री खरीदी। किराए के अपार्टमेंट में लौटकर गौतम व्यस्त हो गया। 1 घंटे बाद चेतन हरी फूले हुए पेट के साथ सोफे पर लेट गया। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। गौतम ने चेतन हरी से नहीं पूछा कि यह स्वादिष्ट था या नहीं। जवाब उसके अत्यधिक फूले हुए पेट से पहले ही स्पष्ट था। भाई, तुम्हारा हॉटपॉट बेस पूरी तरह से शानदार है। इसके साथ पकाया गया भोजन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। इस बिंदु पर वह थोड़ा हिचकिचाया। इतनी अच्छी चीज़, क्या तुम वाकई इसे बेचने की योजना बना रहे हो? नहीं तो। गौतम सोफे पर बैठ गया। वह जानता था कि इस रेसिपी के साथ हॉटपॉट रेस्तरां खोलना निश्चित रूप से बहुत लोकप्रिय होगा। हालांकि उसके पास न पैसा था और न ही कनेक्शन। वह रेस्तरां कैसे खोल सकता था? इसके अलावा अगर उसने रेस्तरां खोला भी, तो फिर क्या वह गारंटी दे सकता था कि रेसिपी कभी लीक नहीं होगी?
एक बार रेसिपी लीक हो गई तो वह पूंजी के साथ कैसे मुकाबला करेगा। हालांकि वह केवल विश्वविद्यालय के दूसरे वर्ष में था, लेकिन उसके पारिवारिक हालात ने उसे जल्दी परिपक्व कर दिया था। चूंकि वह रेसिपी को सुरक्षित नहीं रख सकता था, इसलिए इसे एक राशि के लिए बेचना ज़्यादा समझदारी थी। जैसा कि कहावत है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। वह रेसिपी से मिले पैसे का उपयोग प्रणाली को उन्नत करने और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी कर सकता था। एक शुरुआती उपहार पैकेज ने ही उसे सुपर हॉटपॉट बेस दे दिया था, और उसे विश्वास था कि वह भविष्य में प्रणाली के माध्यम से और अधिक प्राप्त कर सकता था। किसी की दृष्टि को दीर्घकालिक रखना चाहिए। हम क्यों न मिलकर एक हॉटपॉट रेस्तरां खोलें? तुम रेसिपी दो और मैं धन दूंगा, कैसा रहेगा? चेतन हरी ने फिर बोला। तुम? गौतम ने चेतन हरी को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। ये लड़का उससे भी ज़्यादा गरीब था और अक्सर उससे मुफ्त में खाना लेता था। चेतन हरी, क्यों नहीं? भूल जाओ, ये युवा मालिक अब और नाटक नहीं करेगा। वास्तव में मैं एक अमीर दूसरी पीढ़ी का हूँ। बेटा, जल्दी से अपने पिताजी को प्रणाम करो। पिताजी तुम्हें दिखाने और उड़ाने ले जाएंगे। भाग। गौतम ने चेतन हरी को चिढ़कर देखा, क्योंकि उसे चेतन हरी की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। यह मोटा लड़का न केवल कंजूस था बल्कि दूसरों का फायदा उठाना भी पसंद करता था, और उसके कपड़े काफी साधारण थे। उसे वाकई उसमें अमीर दूसरी पीढ़ी जैसा कुछ नहीं दिखता था। गौतम, मैं गंभीर हूँ। चेतन हरी का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। चूंकि तुम अमीर दूसरी पीढ़ी हो, तो मैं रेसिपी तुम्हें बेच दूंगा। गौतम ने तंज कसा। कीमत बोलो और पिताजी तुम्हें तुरंत पैसे ट्रांसफर करेंगे। चेतन हरी ने एक नवधनवान की मुस्कान दिखाई। 5 लाख। जब तक तुम 5 लाख दे सकते हो, ये रेसिपी तुम्हारी है। कार्ड नंबर क्या है? चेतन हरी ने अपना फोन निकाला। गंभीर होने का नाटक करते हुए गौतम ने सहयोग करते हुए अपना बैंक कार्ड नंबर चेतन हरी को बताया। चेतन हरी ने अपने फोन पर थोड़ा और ऑपरेट किया, फिर गौतम की ओर देखा और कहा, 5 लाख तुम्हें ट्रांसफर कर दिए गए हैं। नाटक करने की लत लग गई है न? गौतम ने तिरस्कार के साथ मजाक उड़ाया, लेकिन तभी उसका फोन कंपन करने लगा। उसने इसे उठाया और देखा कि यह एक बैंक ट्रांसफर अधिसूचना थी। इसे खोलने पर गौतम का चेहरा अचानक बहुत अजीब हो गया। उसने चेतन हरी की ओर देखा। फैटी, क्या तुम वाकई अमीर दूसरी पीढ़ी हो? क्योंकि संदेश में बताया गया था कि उसके बैंक खाते में अभी अभी 500,000 का ट्रांसफर आया था। इस समय प्रणाली की अधिसूचना की आवाज भी आई। डिंग। मेजबान को 500,000 कमाने के लिए बधाई। वापस किए गए 500,000 आ चुके हैं और प्रणाली के माध्यम से निकाले जा सकते हैं। डिंग। प्रणाली उन्नति की आवश्यकताओं को पूरा कर चुकी है। क्या आप उन्नत करना चाहेंगे? उन्नत करो, गौतम ने मन ही मन कहा। डिंग। प्रणाली उन्नति पूरी हो गई। वर्तमान में स्तर 2 पर प्रत्येक आय 2 गुना वापस की जाएगी। इसके अतिरिक्त मेजबान को एक लॉटरी ड्रॉ और 5 मुफ्त गुण बिंदु प्राप्त करने के लिए बधाई। इस समय चेतन हरी की आवाज सुनाई दी। हे, पैसे मिल गए। कैसा रहा? पिताजी ने तुमसे झूठ नहीं बोला न? ठीक है, तुमने इसे अच्छी तरह छिपाया था। चूंकि तुम अमीर दूसरी पीढ़ी हो और तुम मुझसे मुफ्त में खाना लेते रहे। पोते, बताओ मुझे तुम्हारा क्या करना चाहिए? गौतम ने तंज कसते हुए चेतन हरी की ओर दुर्भावनापूर्ण ढंग से बढ़ना शुरू किया। नहीं यान भाई, मैं गलत था। नरमी से, मेरे चेहरे पर मत मारो। पिताजी, मारना बंद करो, मैं वाकई गलत था। चेतन हरी को पीटने के बाद गौतम ने आखिरकार अपना गुस्सा निकाला। यह मोटा लड़का बहुत अच्छा नाटक करता था। वह स्पष्ट रूप से एक अमीर दूसरी पीढ़ी था, फिर भी उसने उसके सामने गरीब और दयनीय होने का नाटक किया। उससे मुफ्त में खाना लिया और उसने उसे लगभग 2 साल तक मूर्ख बनाया। सोफे पर वापस बैठकर गौतम ने चेतन हरी की ओर देखा। बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? यान भाई, वास्तव में मेरी अपनी मजबूरियां हैं। यह मामला हाई स्कूल से शुरू होता है। संक्षेप में, हाई स्कूल में चेतन हरी ने स्कूल में एक अमीर दूसरी पीढ़ी के रूप में दिखाई दिया और एक खूबसूरत लड़की के साथ डेटिंग शुरू की। चेतन हरी ने सोचा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है और उस लड़की पर बहुत सारा पैसा खर्च किया। हालांकि वह लड़की केवल उसके पैसे के पीछे थी और उसने एक समूह के साथ मिलकर उसे ठग लिया। आखिरकार सच्चाई जानने के बाद चेतन हरी पूरी तरह से उदास हो गया। हालांकि उस लड़की को अंततः उसकी सजा मिली, फिर भी चेतन हरी का दिल बहुत आहत हुआ। इसलिए कॉलेज से शुरू करके उसने गरीब होने का नाटक शुरू किया। चेतन हरी ने कड़वी मुस्कान के साथ खड़े होकर कहा, यान भाई, मुझे खेद है। मेरा वाकई तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं था। वास्तव में मैं हमेशा तुमसे सच बताने का मौका ढूंढना चाहता था। बस मुझे नहीं पता था कि कैसे कहना है। 10 बड़े भोजन और मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। गौतम, जो उदास था, मुस्कुराया। ये बहुत ज्यादा है। 3 भोजन कैसे रहेंगे? चेतन हरी ने भी मुस्कुराते हुए सौदेबाजी की। बस 10 भोजन, एक भी कम नहीं। ठीक है,
10 भोजन ही सही, चेतन हरी ने दुखी चेहरे के साथ कहा। अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया। ओह सही, यान भाई, तुमने इस रेसिपी को 5 लाख में बहुत सस्ते में बेच दिया। 20 लाख की कीमत कैसी रहेगी? नहीं, 5 लाख ही 5 लाख। अगर तुम फिर से सौदेबाजी करोगे तो हम दोस्त भी नहीं रहेंगे। गौतम ने अधीरता से हाथ लहराया। सच कहूं, हालांकि इस रेसिपी का मूल्य अपेक्षाकृत अधिक था, लेकिन इसे ऊंची कीमत पर बेचना आसान नहीं था। अगर कोई और होता तो 5 लाख तो दूर, 1 लाख भी मिलना अच्छा होता। ओह सही, ये रही रेसिपी, इसे सुरक्षित रखो। गौतम ने एक कागज निकाला और चेतन हरी को सौंप दिया। यान भाई, इस बार मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। चेतन हरी ने रेसिपी को रख लिया। उसका मोटा चेहरा गंभीरता से भरा था। ओह सही, तुम्हारे पास कोई अतिरिक्त हॉटपॉट बेस बचा है? मैं इसे अपने माता पिता के लिए आजमाने के लिए ले जाऊंगा। कुछ बचा है, सब ले जाओ। गौतम रसोई में गया और बचे हुए सारे हॉटपॉट बेस को एक बैग में डाल दिया। चेतन हरी को विदा करने के बाद गौतम प्रणाली के साथ हिसाब करने के लिए इंतजार नहीं कर सका। प्रणाली, स्तर 2 तक उन्नति के लिए केवल 10,000 अनुभव चाहिए। मेरी 500,000 की आय 500,000 अनुभव के बराबर है। तो मैं केवल स्तर 2 तक क्यों उन्नत हुआ? मेजबान, प्रत्येक उन्नति के साथ अनुभव बिंदु 0 हो जाते हैं, प्रणाली ने जवाब दिया। प्रणाली का जवाब सुनकर गौतम निरुत्तर हो गया। अगर उसे पता होता तो उसे चेतन हरी से पैसे बैचों में ट्रांसफर करवाने चाहिए थे। 490,000 अनुभव बिंदु व्यर्थ चले गए। ओह सही, उन्नति के बाद उसे एक लॉटरी ड्रॉ भी मिला था, इसलिए गौतम ने जल्दी से चिल्लाया, प्रणाली, मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। अध्याय 4, तथाकथित रिश्तेदार। डिंग, लॉटरी शुरू हो रही है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपको 32 दूध चाय की रेसिपी मिली है। तुरंत बाद गौतम यादव के दिमाग में 32 दूध चाय बनाने की विधियां प्रकट हुईं। यह अच्छा है। गौतम यादव इन दूध चाय की रेसिपी से काफ़ी संतुष्ट था। हॉटपॉट बेस रेसिपी केवल बेची जा सकती थी, लेकिन दूध चाय की रेसिपी के साथ वह एक दूध चाय की दुकान खोल सकता था। अरे हाँ, सिस्टम ने मुझे 5 मुफ्त विशेषता अंक भी दिए थे। ये सोचकर उसने सिस्टम इंटरफेस खोला। देव स्तरीय आय सिस्टम, स्तर 2। मेजबान, गौतम यादव। उम्र, 20 वर्ष। लंबाई, 178 सेंटीमीटर। रूप, 67। धन, 5,02,003 रुपये। शारीरिक स्थिति, 70। मानसिक स्थिति, 72। आकर्षण, 55। आय वापसी गुणक, 2 गुना। लॉटरी, कोई नहीं। अनुभव, कोई नहीं। संग्रहित धन, 5 लाख रुपये प्राप्ति बाकी। मुफ्त विशेषता अंक, 5 अंक। गौतम यादव ने देखा कि रूप, शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति के अंकों के बाद एक जोड़ चिन्ह प्रकट हुआ था। स्पष्ट रूप से वह इन 5 मुफ्त विशेषता अंकों को इनमें से किसी भी मद में जोड़ सकता था। थोड़ा हिचकिचाने के बाद गौतम यादव ने सभी 5 मुफ्त विशेषता अंक एक साथ शारीरिक स्थिति में जोड़ दिए। तुरंत गौतम यादव को लगा कि एक गर्म धारा उसके पूरे शरीर में फैल रही है। ये पूरे 30 सेकंड तक चली, फिर गायब हो गई। इसके बाद गौतम यादव को असाधारण ऊर्जा महसूस हुई और उसका पहले नर्म पेट अब कुछ पेट की मांसपेशियों के साथ था। साथ ही उसका पहले ठीक फिट होने वाला अंडरवियर भी तंग हो गया। काफी देर बाद गौतम यादव अंततः सामान्य स्थिति में लौटा। सिस्टम में संग्रहित 5 लाख रुपये के बारे में सोचकर उसने पूछा, सिस्टम, अगर वापसी धन मेरे खाते में आता है तो कोई समस्या होगी? अभी केवल 5 लाख रुपये हैं, कोई उसकी जांच नहीं करेगा, लेकिन अगर भविष्य में वापसी धन की राशि बड़ी हो गई तो कोई निश्चित रूप से उसकी जांच करेगा। सिस्टम, मेजबान, निश्चिंत रहें, वापसी धन आपके नाम पर पंजीकृत एक वायदा खाते में जमा होता है और सभी करों का भुगतान हो चुका है। कोई समस्या नहीं होगी। यह अच्छा है। सिस्टम की बात सुनकर गौतम यादव भी निश्चिंत हो गया। तभी फोन बजा। स्क्रीन पर कॉलर आईडी देखकर गौतम यादव की भौहें सिकुड़ गईं। उसने कॉल उठाए और दूसरी तरफ से एक दबंग आवाज आई, गौतम यादव, तुरंत मुझे 1,000 रुपये ट्रांसफर करो, मुझे तत्काल जरूरत है। पैसे मांगने वाला उसका छोटा भाई गोविंद लाल था। गौतम यादव मूल रूप से अनाथ था। 3 साल की उम्र में उसे गोद लेने वाले माता पिता ने लिया था जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे। शुरुआत में उसके गोद लेने वाले माता पिता वास्तव में उसके साथ बहुत अच्छे थे। उसे पूरी तरह अपने जैविक बेटे की तरह मानते थे। अनपेक्षित रूप से जब वह 6 साल का था, उसकी गोद लेने वाली मां की बांझपन की समस्या ठीक हो गई और वह सफलतापूर्वक गोविंद लाल के साथ गर्भवती हो गई। बाद में उसका छोटा भाई गोविंद लाल पैदा हुआ। उसके गोद लेने वाले माता पिता ने स्वाभाविक रूप से सारा प्यार अपने जैविक बेटे पर उड़ेल दिया। गौतम यादव की परिवार में स्थिति स्वाभाविक रूप से गिर गई। जैसे जैसे दोनों भाई बड़े हुए, गौतम यादव जितना अधिक उत्कृष्ट प्रदर्शन करता, उसकी गोद लेने वाली मां को उतना ही असहज महसूस होता और वह उससे उतनी ही अधिक नाराज होती। उसके प्रति उसका रवैया भी बद से बदतर होता गया।
हालांकि गौतम यादव को इस बात का कोई गुस्सा नहीं था, भले ही उसके गोद लेने वाले माता पिता का रवैया उसके प्रति थोड़ा खराब था। कम से कम उन्होंने उसे खाना कपड़ा नहीं दिया और यहाँ तक कि उसकी विश्वविद्यालय की पढ़ाई का समर्थन भी किया। लेकिन उसके छोटे भाई गोविंद लाल का रवैया गौतम यादव के प्रति बेहद खराब था। सीधे शब्दों में कहें तो ये जलन थी, क्योंकि प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल तक गौतम यादव के ग्रेड हमेशा उत्कृष्ट रहे। हर परीक्षा में वह शीर्ष 3 में रहता था। अगर उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान सर्दी और बुखार नहीं हुआ होता और उसका प्रदर्शन खराब नहीं हुआ होता, वह निश्चित रूप से किसी प्रमुख विश्वविद्यालय जैसे 211 या 985 में भर्ती हो गया होता। लेकिन गोविंद लाल अलग था। वह हर परीक्षा में अपनी कक्षा में सबसे नीचे रहता था। गौतम यादव भी भाइयों के बीच संबंधों को सुधारना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से गोविंद लाल ने इसकी बिल्कुल कदर नहीं की और वह अक्सर उसका मजाक उड़ाता और ताना मारता, उसे पाखंडी कहता। ये पहली बार नहीं थी जब गोविंद लाल ने उससे पैसे मांगे थे। वास्तव में उसके गोद लेने वाले माता पिता उसे ज्यादा जीविका खर्च नहीं देते थे, केवल 400 रुपये प्रति माह। ये राशि स्कूल कैंटीन में खाने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन निश्चित रूप से बहुत अच्छा खाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए विश्वविद्यालय के पहले साल से ही गौतम यादव ने बाहर छोटी मोटी नौकरियां शुरू कर दी थीं। दूसरे साल के आधे हिस्से तक उसने अपनी ट्यूशन फीस भी अपनी कमाई से भरी थी, बिना अपने गोद लेने वाले माता पिता से मांगे। गौतम यादव ने भौहें सिकुड़कर जवाब दिया, तुम्हें इतने पैसे की जरूरत क्यों है? एक हाई स्कूल छात्र को तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस बताओ, तुम पैसे ट्रांसफर करोगे या नहीं? गोविंद लाल का लहजा और अधिक अभिमानी हो गया, जैसे कि उसने गौतम यादव को पूरी तरह समझ लिया हो। गौतम यादव को भी गुस्सा आया और उसने नाखुशी से कहा, पैसे नहीं हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहा। तुम गौतम यादव, तुम कृतघ्न, इतने सालों तक हमारे घर में मुफ्त में खा पी रहे हो और 1000 रुपये भी ट्रांसफर नहीं करोगे। विश्वास करो या नहीं, मैं अभी माँ को फोन करके कहूंगा कि तुम्हारा जीविका खर्च बंद कर दें। गोविंद लाल के शब्दों को सुनकर गौतम यादव का दिल भी गुस्से से भर गया। उसका चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसने तीखे स्वर में कहा, गोविंद लाल, मेरी बात सुनो। मैं मानता हूं कि मैं माँ और पिताजी का ऋणी हूं और मैं भविष्य में उन्हें चुकाने का मौका ढूंढूंगा, लेकिन मैं तुम्हारा ऋणी नहीं हूं और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुझसे इस तरह बात करना उचित है? तुम्हें, एक कृतघ्न को, मेरा बड़ा भाई होने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हें बता रहा हूं गौतम यादव, मेरी नज़रों में तुम एक फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हो। गोविंद लाल के शब्द और अधिक अपमानजनक हो गए, जिससे गौतम यादव की माथे की नसें उभर आईं। अगर वह लड़का उसके सामने होता तो वह निश्चित रूप से उसे मुक्का मारने से नहीं रोक पाता। उसने गहरी सांस ली और सीधे फोन काट दिया, लेकिन गोविंद लाल वहां नहीं रुका और जल्द ही कई वीचैट वॉयस संदेश भेजे। गौतम यादव जानता था कि वे कुछ अच्छे नहीं होंगे। उसने निर्णायक रूप से इन वीचैट वॉयस संदेशों को हटा दिया और फिर गोविंद लाल के वीचैट को ब्लैकलिस्ट कर दिया। थोड़ा सोचने के बाद उसने गोविंद लाल के फ़ोन नंबर को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया। यह अच्छा लगा। ये सब करने के बाद गौतम यादव को बहुत बेहतर महसूस हुआ। लेकिन तभी फ़ोन फिर बजा। कॉलर आईडी देखकर गौतम यादव के चेहरे पर असहायता की छाया दिखाई दी। उसने फ़ोन उठाया और उसकी गोद लेने वाली मां यशोदा हुड्डा की सवाल करने वाली आवाज़ सुनाई दी, गौतम यादव, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुमने अपने भाई को क्यों गुस्सा दिलाया? गौतम यादव ने अपने दिल की बेचैनी को दबाया और समझाया, माँ, गोविंद लाल ने मुझे पैसे मांगने के लिए फ़ोन किया था और मैंने उसे नहीं दिया। यशोदा हुड्डा ने जारी रखा, तुमने उसे क्यों नहीं दिया? तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हें इतने साल पाला, तुम्हारी पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च किया। अब तुम्हारा भाई तुमसे थोड़ा पैसा मांगता है और तुम उसे नहीं देते। क्या तुम अभी भी गोविंद लाल को अपना भाई मानते हो? मुझे लगता है तुम कृतघ्न बनना चाहते हो। अगर मुझे ये पता होता तो मैं तुम्हें गोद नहीं लेती। उसकी गोद लेने वाली माँ के शब्दों ने गौतम यादव के दिल को गहरी चोट पहुंचाई और वह कड़वाहट से मुस्कुराया, माँ, मैं अभी भी एक छात्र हूँ और आप मुझे हर महीने केवल 400 रुपये जीविका खर्च देती हैं। मुझे उसे देने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे? बस बात करना बंद करो। अगर तुम देना नहीं चाहते तो सीधे कह दो। इतने बहाने कहाँ से लाते हो? क्या तुमने अपनी ट्यूशन फीस के लिए पर्याप्त कमाई नहीं की है? अब से अपने जीविका खर्च भी खुद कमाओ। हम यह मान लेंगे कि हमारा तुम जैसा बेटा नहीं है। ये कहते ही यशोदा हुड्डा ने सीधे फ़ोन काट दिया। गौतम यादव ने भारी सांस छोड़ी, लेकिन उसका सीना अभी भी भरा हुआ था। कोई बात नहीं, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं अपने गोद लेने वाले माता पिता को 2 गुना लौटाऊंगा। यह उनके पालन पोषण की कृपा को चुकाने का एक तरीका होगा। गौतम यादव ने अपने आप से सोचा। किराए के मकान में कुछ देर रुकने के बाद गौतम यादव उठा और स्कूल चला गया। दोपहर की कक्षा 3 बजे से शुरू होनी थी। वह अब इसलिए आ रहा था क्योंकि उसने पहले विश्वविद्यालय नगर नाश्ता गली में एक दूध चाय की दुकान हस्तांतरण के लिए देखी थी।
चूंकि उसे दूध चाय की रेसिपी मिली थी, वह पूरी तरह से इस दुकान को ले सकता था। वह सीधे दुकान पर नहीं गया, बल्कि वह पास में खड़ा रहा और आधे घंटे तक चुपके से निरीक्षण करता रहा, फिर दूध चाय की दुकान की ओर चला गया। अध्याय 6 दूध चाय की दुकान। विश्वविद्यालय नगर की नाश्ता गली 6 विश्वविद्यालयों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई थी। गौतम यादव जिस दुकान को लेने का इरादा रखता था वह नंदू व्यापार महाविद्यालय की थी, इसलिए उसे नया अनुबंध करने के लिए व्यापार विश्वविद्यालय जाना था। अगली सुबह गौतम यादव हरीश बोहरा के साथ नंदू व्यापार महाविद्यालय के उस विभाग में पहुंचा जो नाश्ता गली की दुकानों के लिए जिम्मेदार था। हरीश बोहरा ने पहले पुराना अनुबंध दिखाया। गौतम यादव ने इसे जल्दी से देखा और पाया कि हरीश बोहरा का किराया केवल 6,000 रुपये सालाना था और किराए के समझौते के अनुसार किराया हर साल 5% बढ़ता था। इसके अलावा हरीश बोहरा ने उस दुकान को बिना कोई हस्तांतरण शुल्क दिए हासिल किया था। सभी जानते हैं कि छात्रों का पैसा कमाना सबसे आसान है, इसलिए नाश्ता गली की दुकानें काफ़ी मांग में हैं और यहाँ तक कि नई दुकानों के लिए भी हस्तांतरण शुल्क देना पड़ता है। हालांकि हरीश बोहरा ने एक पैसा भी हस्तांतरण शुल्क नहीं दिया था। इससे पता चलता है कि उसके पास शायद कुछ संपर्क थे। अब जब गौतम यादव इसे ले रहा था, उसे तुरंत तीसरे साल का किराया देना होगा, लेकिन अगर ये दूसरे साल से 5% अधिक भी होता तो किराया केवल लगभग 7,000 रुपये होगा। ये कीमत बाजार दर से काफ़ी कम थी। गौतम यादव की जानकारी के अनुसार नाश्ता गली की सबसे सस्ती दुकानें भी अब 10,000 रुपये से अधिक की हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हरीश बोहरा 30,000 रुपये के हस्तांतरण शुल्क पर अड़ा था और टस से मज नहीं हुआ। जल्द ही गौतम यादव ने नंदू व्यापार महाविद्यालय के साथ नया अनुबंध किया और अगले साल के किराए के लिए 3 महीने बाद तक इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने इसे तुरंत भुगतान कर दिया। विदाई के समय गौतम यादव ने स्कूल के छोटे सुपरमार्केट में जाकर हरीश बोहरा के लिए हुआजी सिगरेट का एक पैक खरीदा। किराए में अच्छा सौदा मिलने के कारण गौतम यादव को लगा कि उसे अपनी कृतज्ञता दिखानी चाहिए। हालांकि हस्तांतरण शुल्क थोड़ा अधिक था, लेकिन अगर अगले 3 साल के किराए को ध्यान में रखा जाए तो गौतम यादव ने 7 या 8,000 रुपये का मुनाफा कमाया था। हरीश बोहरा ने थोड़ा ना नुकुर करने के बाद हुआजी सिगरेट स्वीकार कर ली और कहा कि अगर दुकान में कोई समस्या हो तो वह उसे कभी भी फ़ोन कर सकता है। गौतम यादव ने सिर्फ सुना और इसे गंभीरता से नहीं लिया। उस सुबह उसकी कोई कक्षा नहीं थी, इसलिए गौतम यादव सीधे नाश्ता गली गया। मालिक, आप आ गए। वाणी कौर जो अपने फ़ोन पर खेल रही थी, गौतम यादव को आते देख जल्दी से फ़ोन रख दिया और घबराते हुए बोली, क्योंकि उसे नहीं पता था कि नया मालिक उसे नौकरी पर रखेगा या नहीं। क्योंकि हरीश बोहरा ज़्यादा प्रबंधन नहीं करता था और शायद ही कभी दूध चाय की दुकान पर आता था। साथ ही व्यवसाय खराब था, इसलिए भले ही वह अकेली दुकान संभाल रही थी, काम वास्तव में काफ़ी आरामदायक था। चलो बात करते हैं, गौतम यादव ने मुस्कुराते हुए कहा। इस दूध चाय की दुकान की वर्तमान सजावट बहुत साधारण थी। इसकी स्थिति पहले से ही लाभकारी नहीं थी और अगर सजावट इतनी खराब रही तो यह निश्चित रूप से ग्राहकों को आकर्षित नहीं करेगी। इसलिए दूध चाय की दुकान लेने के बाद गौतम यादव ने इसे फिर से सजाने की योजना बनाई। आपकी पहले की तनख्वाह क्या थी? गौतम यादव ने पूछा। वाणी कौर ने जवाब दिया। क्या आप यहाँ काम करना जारी रखना चाहती हैं? गौतम यादव ने पूछना जारी रखा। वाणी कौर ने सिर हिलाया। गौतम यादव ने कहा, जल्दी सहमत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि काम अब जितना आरामदायक है उतना नहीं रहेगा और एक नवीकरण का दौर भी होगा। अगर आप वास्तव में यहाँ काम करना जारी रखना चाहती हैं तो मैं आपकी तनख्वाह में 500 रुपये की वृद्धि कर सकता हूँ, लेकिन आपको एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। सिस्टम से प्राप्त दूध चाय की रेसिपी सफलता की कुंजी थी, लेकिन गौतम यादव अभी भी एक छात्र था और व्यक्तिगत रूप से दुकान का प्रबंधन नहीं कर सकता था, इसलिए उन रेसिपी को कर्मचारियों को सिखाना होगा। उसे बस डर था कि एक बार दूध चाय की दुकान लोकप्रिय हो जाए तो कोई रेसिपी चुराने की कोशिश करेगा। तनख्वाह बढ़ने की बात सुनकर वाणी कौर की आंखें चमक उठीं। वह यहाँ 1 साल से अधिक समय से काम कर रही थी और केवल 1 महीने पहले जब हरीश बोहरा ने एक अन्य कर्मचारी को निकाल दिया था तब उसकी तनख्वाह में 300 रुपये की वृद्धि हुई थी। अब नया मालिक उसकी तनख्वाह में 500 रुपये की वृद्धि कर रहा था। गोपनीयता समझौते की बात को उसने गंभीरता से नहीं लिया। यह एक दूध चाय की दुकान थी, कोई अनुसंधान संस्थान नहीं, इसलिए उसने बिना हिचकिचाहट के सहमति दे दी। वाणी कौर को काम जारी रखने के लिए सहमत देखकर गौतम यादव ने भी स्वागत व्यक्त किया। कुछ साधारण निर्देश देने के बाद वह चला गया। लगभग 20 मिनट बाद गौतम यादव दुकान पर लौटा। उसके हाथ में एक रोजगार अनुबंध और वाणी कौर के लिए एक गोपनीयता समझौता था जिसे उसे हस्ताक्षर करना था। वाणी कौर ने चुपके से मुंह बनाया। उसे लगा कि यह युवा मालिक चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा गंभीरता से ले रहा था, लेकिन 500 रुपये की तनख्वाह वृद्धि देखकर उसने फिर भी हस्ताक्षर कर दिए।
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद गौतम यादव ने कुछ और निर्देश दिए और कांच के दरवाजे पर एक भर्ती विज्ञापन चिपकाया। वाणी कौर, क्या आपके पास किसी नवीकरण कंपनी का संपर्क है? गौतम यादव ने सहजता से पूछा। हाँ, मेरे चचेरे भाई का परिवार एक नवीकरण कंपनी चलाता है। क्या वे हमारी दुकान का नवीकरण करेंगे? बिल्कुल, तो उन्हें फ़ोन करें और देखें कि क्या वे उपलब्ध हैं। अगर हैं तो उन्हें यहाँ बुलाएं, अगर नहीं तो मैं उनकी कंपनी जाऊँगा। थोड़ा इंतजार करें। जल्द ही वाणी कौर ने फ़ोन रखा और गौतम यादव को बताया कि उसका चचेरा भाई 1 घंटे के भीतर आ जाएगा। जब तक समय था, गौतम यादव ने एक व्हाइट बोर्ड निकाला और उस पर लिखा, युजान चाय ग्राहक कृतज्ञता। 1 कप पर 20% छूट, 2 कप पर 30% छूट, 3 या अधिक कप पर 50% छूट। मूल दूध चाय की दुकान में सभी दूध चाय की कीमत एक समान 10 रुपये थी। 1 कप दूध चाय की सामग्री लागत 2 रुपये से अधिक नहीं होगी। दैनिक किराया, उपयोगिताएं और कर्मचारी वेतन मिलाकर केवल 100 रुपये से थोड़ा अधिक था, जो काफ़ी कम था। बस 1 दर्जन या इतने कप दूध चाय बेचने से लागत निकल आती थी। लेकिन हरीश बोहरा को व्यवसाय चलाने में कोई रुचि ही नहीं थी। गौतम यादव ने वाणी कौर से जाना था कि सबसे खराब दिन में वे केवल 20 कप से थोड़ा अधिक बेच पाते थे और अच्छे दिन में 50 कप से अधिक बेच लेते थे। औसतन 40 कप प्रतिदिन के हिसाब से यह 400 रुपये होगा। लागत घटाने के बाद 200 रुपये से अधिक का मुनाफा था। अगर केवल 1 कर्मचारी हो तो वे फिर भी 6 या 7 हज़ार रुपये महीने कमा सकते थे। अगर 2 कर्मचारी हों तो 3 या 4 हज़ार। जब गौतम यादव ने व्हाइट बोर्ड लटकाया, निश्चित रूप से इसने कई छात्रों को खरीदने के लिए आकर्षित किया। केवल 1 घंटे में 22 कप दूध चाय बिक गए। इनमें से 6 कप 20% छूट पर बिके, कुल 48 रुपये। 10 कप 30% छूट पर बिके, कुल 70 रुपये। और 6 कप 50% छूट पर बिके, कुल 30 रुपये। मुनाफा बहुत कम लग रहा था। हालांकि सिस्टम दोगुनी राशि वापस करता था, इसलिए गौतम यादव को सिस्टम से सीधे 296 रुपये की आय वापसी मिली। साथ ही 148 उन्नयन अनुभव अंक। सिस्टम को स्तर 2 से स्तर 3 तक अपग्रेड करने के लिए 20,000 अनुभव अंकों की जरूरत थी। जल्द ही वाणी कौर का चचेरा भाई आ गया। कुछ बातचीत के बाद 15,000 रुपये का नवीकरण अनुबंध तय हुआ। दूसरे पक्ष ने कहा कि नवीकरण सबसे देर से परसों शुरू हो सकता है। वाणी कौर के चचेरे भाई को विदा करने के बाद गौतम यादव दूध चाय की दुकान पर लौटा और मदद करने लगा। उसने वर्तमान दूध चाय की रेसिपी में भी थोड़ा सुधार किया, जिससे दूध चाय का स्वाद काफ़ी बेहतर हो गया। साथ ही कीमतें सस्ती थीं। अधिक से अधिक छात्र खरीदने आए, खासकर दोपहर के आसपास। छूट के कारण और अधिक छात्र आकर्षित हुए और कुछ ने तो दुकान के बाहर कतार भी बनाए। दोपहर 1 बजे से अधिक समय तक व्यस्त रहने के बाद दूध चाय की दुकान में पैदल यातायात धीरे धीरे कम हुआ। गौतम यादव ने सिस्टम की जांच की और पहले की आय वापसी सहित ये 2044 रुपये तक पहुंच गया था। दूसरे शब्दों में कुछ ही घंटों में दूध चाय की दुकान की आय 1022 रुपये थी। क्योंकि दोपहर में उसकी कक्षाएं थीं, गौतम यादव दुकान में हर समय नहीं रह सकता था, लेकिन अगर शाम के घंटों को शामिल किया जाए तो आय भी 1000 रुपये से अधिक होनी चाहिए। वाह मालिक, आज व्यवसाय वास्तव में अच्छा है। काश ये हमेशा ऐसा ही रहे। वाणी कौर ने काफ़ी खुशी से कहा, ये भविष्य में आज से भी बेहतर होगा। गौतम यादव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम भूखी हो? तुम क्या खाना चाहती हो? मेरा खर्चा। धन्यवाद मालिक, मैं खाना चाहती हूँ। उसने वाणी कौर को खाना खरीदने के लिए 100 रुपये दिए, जबकि गौतम यादव अकेले दुकान संभालने के लिए रुका। तभी हाथ में हाथ डाले एक जोड़ा नाश्ता गली में आया। ये जय चौहान और बिंदिया वर्मा थे। जब जय चौहान ने गौतम यादव को दूध चाय की दुकान में देखा, उसका दिल हिल गया। उसने बिंदिया वर्मा को खींचा, उसकी कमर पर हाथ रखा और उकसाने वाले अंदाज में कहा, गौतम यादव, फिर से नई अंशकालिक नौकरी मिल गई। तुम वास्तव में बहुत मेहनत कर रहे हो ना। अध्याय 7, सिस्टम की कमजोरियां। जय चौहान के उकसावे और ताने का सामना करते हुए गौतम यादव ने मुस्कुराकर कहा, मुझे मेहनत करनी पड़ती है। आखिरकार विश्वविद्यालय में आने के बाद हम सभी वयस्क हैं। हम हमेशा अपने परिवार से पैसे नहीं मांग सकते ना। इसमें और एक विशाल बच्चे में क्या अंतर है? गौतम यादव के जवाब को सुनकर जय चौहान का चेहरा उदास हो गया। ये स्पष्ट था कि गौतम यादव उसे एक विशाल बच्चा कहकर ताना मार रहा था जो केवल अपने परिवार से पैसे मांगना जानता है। लेकिन वह ऐसे हार मानना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, कोई उपाय नहीं, मेरा परिवार मुझे कष्ट सहते नहीं देख सकता। इसके अलावा विश्वविद्यालय ज्ञान सीखने का समय है। अगर तुम अपनी सारी ऊर्जा उस थोड़े से पैसे कमाने में खर्च कर दोगे तो क्या ये तरबूज छोड़कर तिल उठाने जैसा नहीं है? फिर विश्वविद्यालय जाने का क्या मतलब? सीधे काम पर जाओ और पैसे कमाओ। क्या तुम सहमत नहीं हो? जय चौहान के साथ पहले ही झगड़ा हो चुका था, इसलिए गौतम यादव के शब्द और अधिक असभ्य हो गए। उसने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा,
ज्ञान सीखना। मैंने सुना है कि किसी ने पिछले सेमेस्टर में 2 बार पूरक परीक्षा में असफलता पाए। क्या यही तरीका है ज्ञान सीखने का? ये सुनकर जय चौहान गुस्से में लगभग दम घुटने लगा। तभी वाणी कौर, जो खाना ऑर्डर करने गई थी, लौट आई और गौतम यादव से बोली, मालिक, खाना ऑर्डर हो गया है, तैयार होने पर हमें डिलीवर हो जाएगा, ये रहा बाकी पैसा। मालिक, जय चौहान ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की। गौतम यादव को घूरते हुए पूछा, क्या ये दूध चाय की दुकान तुम्हारी है? गौतम यादव ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, हाँ, मैंने इसे अभी अभी लिया है। ओह, क्या तुम 2 कप दूध चाय लेना चाहोगे? चूंकि हम सहपाठी हैं, मैं तुम्हें 50% छूट दूंगा। अगर तुम मुझे मुफ्त में भी दो तो मैं नहीं पीऊंगा। ये सुनते ही कि दूध चाय की दुकान गौतम यादव की है, जय चौहान गुस्से में लगभग खून उगलने वाला था। उसने बिंदिया वर्मा को खींचा और चला गया। ये देखकर गौतम यादव मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे राहत का एहसास हुआ। कुछ दूरी चलने के बाद जय चौहान को अचानक एहसास हुआ कि इस दूध चाय की दुकान को लेने के लिए गौतम यादव को कम से कम 10,000 रुपये की जरूरत होगी। उसे इतना पैसा कहाँ से मिला? जहां तक उसे पता था, गौतम यादव और चेतन हरी दोनों गरीब थे। उसके लिए इतना पैसा जुटाना असंभव था। दूसरे शब्दों में ये दूध चाय की दुकान गौतम यादव की नहीं होनी चाहिए। बिंदिया वर्मा भी थोड़ा हैरान थी। उसकी जानकारी के अनुसार गौतम यादव का जीविका खर्च अंशकालिक नौकरियों पर निर्भर था। अब जब उसने एक दूध चाय की दुकान ले ली थी, क्या वह सुअर बनकर बाघ खाने की चाल खेल रहा था? इसके बारे में सोचकर उसे अचानक गौतम यादव में कुछ रुचि पैदा हुई। उसने कई महीनों तक उसका पीछा किया था। अगर कुछ हासिल करने को हो तो वह उसे थोड़ा सा मिठास का स्वाद दे सकती थी। दोपहर 2:30 बजे गौतम यादव ने वाणी कौर को कुछ निर्देश दिए और फिर जल्दी से दूध चाय की दुकान से बाहर निकल गया। उस दोपहर उसका एक प्रमुख व्याख्यान था। व्याख्यान एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर दे रहे थे जिन्हें फिर से नियुक्त किया गया था। हालांकि उनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। उनके व्याख्यान बिल्कुल भी उबाऊ नहीं थे, बल्कि रोचक अंतर्दृष्टियों से भरे थे। हालांकि गौतम यादव वास्तव में ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसके बजाय वह ये सोच रहा था कि और पैसे कैसे कमाए जाएं। दूध चाय की दुकान में निवेश ज्यादा नहीं था। ये कुल मिलाकर 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार उसके पास अभी भी 9 लाख रुपये से अधिक बचे थे। अचानक गौतम यादव का दिल हिल गया। सिस्टम का नाम देव स्तरीय आय सिस्टम था और यह आय होने पर रिबेट देता था। लेकिन इसने ये निर्दिष्ट नहीं किया था कि आय कैसे उत्पन्न होनी चाहिए। पैसे उधार लेने का क्या? अगर ये तरीका काम कर गया तो वह सिस्टम को रुला सकता था। इसके बारे में सोचकर उसने इसे आजमाने का फैसला किया। इसलिए उसने चेतन हरी को एक वीचैट संदेश भेजा जिसमें उसने तत्काल उपयोग के लिए 20,000 रुपये ट्रांसफर करने को कहा। चेतन हरी काफी स्पष्टवादी था। उसने सीधे उसे 20,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। डिंग, मेजबान को बधाई, आपके अनुभव अंक अपग्रेड मानक तक पहुंच गए हैं। क्या आप अपग्रेड करना चाहेंगे? हाँ, अगर वह अभी कक्षा में नहीं होता तो गौतम यादव लगभग हंस पड़ता। उसने निर्णायक रूप से अपग्रेड करना चुना। डिंग, सिस्टम अपग्रेड पूरा हुआ। धन वापसी 3 गुना बढ़ जाएगी और आपको एक लॉटरी ड्रॉ और 4 विशेषता अंक मिलेंगे। एक विचार के साथ गौतम यादव ने सिस्टम पैनल खोला। देव स्तरीय आय सिस्टम, स्तर 3। मेजबान गौतम यादव, उम्र 20 वर्ष, लंबाई 178 सेंटीमीटर, रूप 67, शारीरिक स्थिति 75, मानसिक स्थिति 72, आकर्षण 55, आय वापसी गुणक 3 गुना, लॉटरी ड्रॉ 1 बार, अपग्रेड अनुभव 0, 50,000, संग्रहित धन 50,20,440 रुपये, प्राप्ति बाकी, मुफ्त विशेषता अंक 4 अंक, एक और लॉटरी ड्रॉ का मौका। गौतम यादव लॉटरी ड्रॉ शुरू करने वाला था, तभी सिस्टम का संकेत सुनाई दिया। डिंग, सिस्टम में एक कमजोरी पाई गई, मरम्मत शुरू हो रही है। डिंग, मरम्मत सफल। मेजबान द्वारा सिस्टम की कमजोरी खोजने के कारण आपको एक उन्नत लॉटरी ड्रॉ का पुरस्कार दिया जाता है। गौतम यादव स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर उदासी का भाव आया। उसने अभी अभी सिस्टम को तेजी से अपग्रेड करने का तरीका खोजा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर पैसे उधार लेना काम नहीं करता तो अन्य तरीके थे। अरे हाँ, सिस्टम ने उसे एक उन्नत लॉटरी ड्रॉ का पुरस्कार भी दिया था। इसलिए उसने पूछा, सिस्टम, उन्नत लॉटरी ड्रॉ और सामान्य लॉटरी ड्रॉ में क्या अंतर है? सिस्टम, मेजबान, बिना उपसर्ग वाली लॉटरी ड्रॉ सभी सामान्य लॉटरी ड्रॉ हैं। उन्नत लॉटरी ड्रॉ से उन्नत पुरस्कार मिलेंगे। तो ऐसा है। गौतम यादव को अचानक समझ आया और उसके दिल में थोड़ी और उत्सुकता भर गई। अगले ही पल उसने मन ही मन कहा, सिस्टम, पहले सामान्य लॉटरी ड्रॉ शुरू करो। डिंग, सामान्य लॉटरी ड्रॉ शुरू हो रहा है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपको सुपर मसाला रेसिपी मिली है। एक और रेसिपी। गौतम यादव स्तब्ध रह गया। क्या सिस्टम उसे खानपान का बड़ा सेट बनाना चाहता था?
अगले ही पल एक सुनहरी रोशनी जो केवल उसे दिखाई देती थी उसके माथे में प्रवेश कर गई। तुरंत बाद उसके दिमाग में किसी भी व्यंजन के लिए लागू होने वाली सुपर मसाला रेसिपी प्रकट हुई। जब तक इस सुपर मसाला रेसिपी का उपयोग किया जाता तब एक नौसिखिया रसोइया भी शीर्ष स्तर के व्यंजन बना सकता था। अगर वह इस सुपर मसाले के साथ एक फास्ट फूड रेस्तरां खोले तो वह निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाएगा। गौतम यादव ने अपने आप से सोचा। तुरंत उसने फिर से आदेश दिया, सिस्टम उन्नत लॉटरी ड्रॉ शुरू करो। डिंग, उन्नत लॉटरी ड्रॉ शुरू हो रहा है। डिंग, मेजबान को बधाई, आपको फाइटिंग मास्टर कौशल प्राप्त हुआ है। क्या आप इसे प्राप्त करना चाहेंगे? अभी नहीं, गौतम यादव ने जवाब दिया। पहले की 3 रेसिपी सभी सुनहरी रोशनी में बदलकर उसके माथे में समा गई थीं। लेकिन इस बार उससे पूछा गया कि क्या वह इसे प्राप्त करना चाहता है। स्पष्ट रूप से कौशल का एकीकरण उतना सरल नहीं था जितना उसने सोचा था। वह आज रात अपने किराए के मकान में लौटने तक इंतजार करेगा इसे प्राप्त करने के लिए। शाम 5 बजे के आसपास प्रमुख व्याख्यान समाप्त हुआ और गौतम यादव भीड़ के साथ कक्षा से बाहर निकला। वह दूध चाय की दुकान पर नहीं गया क्योंकि उसने अनुभव प्राप्त करने का एक और तरीका सोच लिया था। गौतम यादव सीधे फल मोबाइल विशेष दुकान पर गया। उसने 72,000 रुपये में नवीनतम फल मोबाइल फ़ोन के 15 मॉडल खरीदे। फिर उसने फ़ोनों की तस्वीरें ली और कक्षा समूह में भेज दी। साथ में एक संदेश जोड़ा, मेरे रिश्तेदार की फ़ोन दुकान धन जुटा रही है और मुझसे नवीनतम फल मोबाइल फ़ोन का एक बैच कम कीमत पर बेचने में मदद मांगी है। कोई इच्छुक सहपाठी मुझे निजी संदेश भेज सकता है। संदेश समूह में भेजने के केवल 10 सेकंड बाद किसी ने गौतम यादव को निजी संदेश भेजा। तारों का सागर, गौतम यादव, क्या तुम्हारे फ़ोन ठीक हैं? तारों का सागर वीर बहादुर का वीचैट नाम था, जो एक पुरुष सहपाठी था। त्यान सिंह वोसाई, ये सभी मूल खोले न गए फ़ोन हैं। केवल 15 हैं। बाजार की कीमत 5,000 रुपये है, लेकिन अब केवल 4,000 रुपये हैं। पहले आओ पहले पाओ। तारों का सागर, अरे सचमुच। विश्वविद्यालय के छात्र हमेशा फ़ोनों और कंप्यूटरों की कीमतों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसलिए वीर बहादुर जानता था कि गौतम यादव झूठ नहीं बोल रहा था। इस फ़ोन की बाजार कीमत वास्तव में 5,000 रुपये थी और संपर्कों के साथ भी यह अधिकतम 200 रुपये सस्ता हो सकता था। अगर वह 4,000 रुपये में एक ले सकता था तो यह निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुनाफा था। इसलिए उसने अपने रूममेट्स को इसके बारे में बताया। ये धोखा तो नहीं होगा ना? नवीनतम फल मोबाइल फ़ोन बेचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये सस्ती कीमत शायद मतलब है कि ये ग्रे मार्केट सामान है। बिल्कुल, सस्ता सामान कभी अच्छा नहीं होता। एक अन्य रूममेट ने इस विचार से सहमति जताई। यह इतना बुरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गौतम यादव हमारा सहपाठी है। अगर वह ग्रे मार्केट सामान से लोगों को ठगने की हिम्मत करता है तो उसकी कक्षा में कोई जगह नहीं होगी। वीर बहादुर ने सिर हिलाकर कहा, यह सही है। हालांकि मैं गौतम यादव को बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन वह ठग नहीं होना चाहिए। एक अन्य रूममेट ने कहा। थोड़ा सोचने के बाद वीर बहादुर ने गौतम यादव को वीचैट संदेश भेजकर उसे परखने का फैसला किया। अगर मैं एक लेना चाहता हूं तो मुझे कब मिल सकता है? त्यान सिंह वोसाई, तुम्हें अभी मिल सकता है। नाश्ता गली पर युजान चाय पर मुझसे मिलने आओ। नकद डिलीवरी पर। फ़ोन बिल्कुल ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो मैं तुम्हें 2 गुना मुआवजा दूंगा। तारों का सागर, ठीक है। मेरे लिए इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वीर बहादुर ने इसे आजमाने का फैसला किया। क्या पता ये सच हो। इसलिए उसने अपने रूममेट से कुछ शब्द कहे और जल्दी से छात्रावास से निकल गया। गौतम यादव ने वीर बहादुर से निपटने के बाद किसी और ने उसे निजी संदेश भेजा। जब वह 10 से अधिक फल मोबाइल फ़ोन लेकर युजान चाय पर पहुंचा, तब तक उसने 5 खरीदारों की पुष्टि कर ली थी। लगभग 10 मिनट बाद वीर बहादुर हाँफते हुए युजान चाय पर पहुंचा। गौतम यादव, मैं देर तो नहीं हुआ ना? नहीं, तुम यहाँ पहले आए हो। फ़ोन सब यहाँ हैं। गौतम यादव ने मुस्कुराकर टेबल पर रखे 15 फ़ोनों की ओर इशारा किया। अध्याय 8, उन्नयन अनुभव में उछाल। वीर बहादुर की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से टेबल की ओर बढ़ा। एक पूरी तरह से पैक किया हुआ फल मोबाइल फ़ोन उठाकर उसकी जांच करने लगा। संयोग से वह लंबे समय से नवीनतम फल मोबाइल फ़ोन लेना चाहता था। हालांकि उसने केवल 4,200 रुपये बचाए थे, जो अभी भी 700 या 800 रुपये कम थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कक्षा समूह में गौतम यादव का संदेश देखेगा जिसमें वह इस फ़ोन को कम कीमत पर बेच रहा था। क्योंकि वह इस फ़ोन पर नज़र रखे हुए था, उसने असली और नकली उत्पादों को पहचानने की भी खोज की थी। अचानक उसने गौतम यादव से कहा, भाई, क्या मैं फ़ोन की जांच करने के लिए इसे खोल सकता हूँ? ये बिल्कुल संभव नहीं है। गौतम यादव ने सिर हिलाया। हालांकि मैं भी फ़ोन बदलना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम इसे खोलने के बाद नहीं लेना चाहते तो मैं इसे खुद खरीद लूँगा। भाई, धन्यवाद, वीर बहादुर ने कृतज्ञता से कहा।
वह जानता था कि उसका अनुरोध थोड़ा अधिक था और उसने उम्मीद की थी कि गौतम यादव मना कर देगा, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह सहमत हो गया। इसलिए उसने निर्णायक रूप से पैकेजिंग हटाई, अंदर का नया फ़ोन निकाला और सावधानी से उसकी जांच की। फिर उसने इसे चालू किया और आजमाया। ये पक्का किया कि यह निश्चित रूप से एक असली उत्पाद है, न कि नवीनीकृत हांगकांग संस्करण। हांगकांग का वही मॉडल अपेक्षाकृत बहुत सस्ता है, लेकिन सिस्टम को फ्लैश करने के बाद सिस्टम में कुछ समस्याएं होंगी, जिसमें कुछ जोखिम होता है। इसलिए कुछ लोग हांगकांग के सामान को मुख्य भूमि में फ्लैश करने और बिक्री के लिए लाते हैं। ये कैसा है, कोई समस्या तो नहीं ना? गौतम यादव ने मंत्रमुग्ध वीर बहादुर को देखते हुए पूछा। भाई, क्या ये फ़ोन वास्तव में केवल 4,000 रुपये में बिक रहा है? वीर बहादुर ने पूछा। गौतम यादव ने मुस्कुराकर समझाया, हाँ, केवल 4,000 रुपये। अगर मेरे रिश्तेदार को पूंजी के कारोबार की तत्काल जरूरत न होती तो इसे नुकसान में बेचना असंभव होता। तुम लेना चाहते हो या नहीं ये तुम्हें सोचना है। वैसे भी मेरी राय में इस कीमत पर इसे बेचना मुश्किल नहीं है। मैं इसे लेता हूँ। चूंकि यह पुष्टि हो गई थी कि फ़ोन में कोई समस्या नहीं है और कीमत इतनी सस्ती थी, इसमें हिचकिचाने की कोई बात नहीं थी। नकद में भुगतान करोगे, वीचैट से या अलीपे से? ये सुनकर कि वीर बहादुर खरीदना चाहता है, गौतम यादव काफ़ी खुश हुआ। हालांकि यह एक घाटे का सौदा लग रहा था। वीर बहादुर ने निर्णायक रूप से गौतम यादव को वीचैट पर 4,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। जैसे ही उसे पैसे मिले, उसके दिमाग में सिस्टम का संकेत फिर से गूंजा, जिसमें बताया गया कि 12,000 रुपये की वापसी राशि आ गई थी और साथ ही उसके उन्नयन अनुभव में 4,000 अंकों की वृद्धि हुई थी। थोड़ा इंतजार करने के बाद सिस्टम ने किसी सिस्टम कमजोरी का संकेत नहीं दिया। गौतम यादव अपनी मुठ्ठियां भींचे बिना नहीं रह सका। ऐसा लगता था कि अनुभव प्राप्त करने का ये तरीका लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता था। इस समय वीर बहादुर जो फ़ोन ले चुका था, वहां से नहीं गया, बल्कि उसने गौतम यादव से कहा, भाई, यश तिवारी और जहीर यादव भी 2 फ़ोन खरीदना चाहते हैं। ये दोनों उसके रूममेट्स थे। गौतम यादव ने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया। ठीक है, उन्हें जल्दी आने के लिए कहो, क्योंकि और लोग भी फ़ोन देखने आ रहे हैं। अगर वे देर से आए तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि कोई बचेगा। जैसे ही उसने बात खत्म की, 2 लड़कियां एक साथ युजान चाय में दाखिल हुईं। वे भी उनकी कक्षा की सहपाठी थीं। एक का नाम जिया पांडे और दूसरी का लियाना सक्सेना। वाह, इतने सारे फ़ोन! दुकान में प्रवेश करते ही जिया पांडे का ध्यान टेबल पर रखे फल मोबाइल फ़ोनों पर गया और वह दौड़कर वहां पहुंची। फल मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना अब काफ़ी चलन में था। गौतम यादव ने तो खबर भी देखी थी कि लोग फल मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए अपनी एक किडनी तक बेच देते थे। इसलिए फल मोबाइल फ़ोन का एक उपनाम भी था किडनी फ़ोन। जिया पांडे, लियाना सक्सेना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सभी फ़ोन असली हैं। इन्हें खरीदना एकदम सौदा है। मैंने पहले ही एक ले लिया है। वीर बहादुर, जो पहला फ़ोन खरीदने वाला था, तुरंत गौतम यादव की ओर से स्वयं नियुक्त प्रचारक बन गया और उन्हें मनाने लगा। सचमुच, देखो, ये वही है जो मैंने अभी खरीदा, इसे आजमाओ। वीर बहादुर ने अपने हाथ में फ़ोन जिया पांडे को सौंप दिया। जिया पांडे ने इसे लिया और थोड़ी देर के लिए इसके साथ खेली। वह वास्तव में काफ़ी ललचाए। फिर उसने गौतम यादव को देखा और कहा, गौतम यादव, क्या इसे थोड़ा और सस्ता किया जा सकता है? नहीं, 4,000 रुपये पहले ही सबसे कम कीमत है। इसके अलावा अब केवल 14 बचे हैं। गौतम यादव ने निर्णायक रूप से मना कर दिया। हालांकि सिस्टम उसे भी रिबेट देता था। उसने ये फ़ोन 4,800 रुपये में खरीदे थे। 4,000 रुपये में खरीदना पहले ही सौदा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से कीमत और कम नहीं करता। इसके अलावा उसने अभी अभी वीर बहादुर को 4,000 में एक बेचा था। अगर वह जिया पांडे को कम कीमत पर बेचता तो या तो वह वीर बहादुर को नाराज करता या उसे अंतर की भरपाई करनी पड़ती। थोड़ा और कम करो, मेरे लिए 200 रुपये जीविका खर्च के लिए छोड़ दो, जिया पांडे ने अनुरोध किया। और कम नहीं। गौतम यादव का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसे लगा कि जिया पांडे अनुचित मांग कर रही थी, इसलिए उसने बहुत स्पष्ट रूप से मना कर दिया। एक शब्द भी और समझाने की जहमत नहीं उठाए। अगर तुम मुझे छूट दो तो मैं तुम्हें एक गर्लफ्रेंड से मिलवाऊंगी। जिया पांडे ने अभी भी हार नहीं मानी। जरूरत नहीं, गौतम यादव ने सिर हिलाया। इतना कंजूस। गौतम यादव द्वारा बार बार अस्वीकार किए जाने पर जिया पांडे भी थोड़ी नाखुश थी। हालांकि वह यामिनी उपाध्याय जैसी अमीर और सुंदर लड़की नहीं थी, लेकिन उसका रूप बुरा नहीं था और उसकी कक्षा में कई लड़के उसका पीछा करते थे। गौतम यादव ने शुरू में सोचा था कि जिया पांडे को बार बार अस्वीकार करने के बाद वह नहीं खरीदेगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने और लियाना सक्सेना ने एक एक फ़ोन खरीदा। तुरंत गौतम यादव को सिस्टम से 24,000 रुपये का और रिबेट मिला, साथ ही 8,000 अनुभव अंक। जिया पांडे और लियाना सक्सेना के साथ लेन देन पूरा करने के बाद कई अन्य सहपाठी दूध चाय की दुकान पर पहुंचे।
फोनों में कोई समस्या न होने की जांच करने के बाद उन्होंने निर्णायक रूप से भुगतान किया। वीर बहादुर ने देखा कि 6 फोन इतनी जल्दी बिक गए और तुरंत अपने 2 रूममेट्स को वीचैट संदेश भेजकर जल्दी आने को कहा। जब टेबल पर केवल 4 फोन बचे थे, तब दोनों रूममेट्स पसीने से तरबतर होकर अंततः पहुंचे। दोनों ने फोन खरीदे और गौतम यादव को पैसे ट्रांसफर किए। गौतम यादव ने जो 13 फोन सफलतापूर्वक बेचे, वह 52,000 अनुभव अंकों तक पहुंच गया। वह पहले ही उन्नयन की आवश्यकताओं को पूरा कर चुका था। डिंग, मेजबान, सिस्टम ने उन्नयन की आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है। क्या आप अपग्रेड करना चाहेंगे? अपग्रेड, डिंग, सिस्टम अपग्रेड शुरू हो रहा है। डिंग, अपग्रेड पूरा हुआ। सिस्टम की वापसी राशि 4 गुना तक पहुंच गई है। एक लॉटरी मौका और 3 मुफ्त विशेषता अंक पुरस्कार के रूप में। एक विचार के साथ गौतम यादव ने सिस्टम पैनल खोला। जब उसने अगले उन्नयन के लिए आवश्यक अनुभव देखा, तो वह भौहें सिकुड़ने से नहीं रोक सका और अपने दिमाग में सिस्टम से पूछा, सिस्टम, उन्नयन अनुभव इतना अधिक क्यों हो गया है? स्तर 3 से स्तर 4 के लिए केवल 50,000 अनुभव अंकों की जरूरत थी, लेकिन स्तर 4 से स्तर 5 के लिए अनुभव वास्तव में 10 लाख तक बढ़ गया था। सिस्टम, पहले 3 उन्नयन नौसिखिया संरक्षण अवधि के लिए हैं। 3 उन्नयन पूरे होने के बाद नौसिखिया संरक्षण अवधि हट जाती है और उन्नयन की कठिनाई भी बढ़ जाएगी। तो ऐसा है, गौतम यादव समझ गया और उसने और कुछ नहीं कहा। आखिरकार उसने सिस्टम से काफ़ी लाभ प्राप्त किए थे। आखिरकार 13 फोनों के लिए सिस्टम ने उसे पहले ही 1,56,000 रुपये वापस कर दिए थे। बचे हुए 2 फोन बिकने के बाद ये 4 गुना वापसी होगी, यानी 32,000 रुपये की और आए। फोनों को खरीदने में हुए 12,000 रुपये के नुकसान को घटाने के बाद 1,76,000 रुपये का शुद्ध मुनाफा। तभी दुकान में 4 और लोग आए। एक उनकी कक्षा का सहपाठी था और बाकी 3 उसी विभाग के थे। सभी 4 फोन खरीदने आए थे, लेकिन अब केवल एक बचा था। गौतम यादव ने अपनी कक्षा के पुरुष सहपाठी को एक बेच दिया, बाकी 3 को आपस में तय करने के लिए छोड़ दिया। इससे उनकी कक्षा का पुरुष सहपाठी बहुत खुश हुआ। उसने गौतम यादव की उदारता की प्रशंसा की। सभी 15 फोन बिकने के बाद जिन लोगों ने इसके बारे में सुना था, वे दूध चाय की दुकान की ओर दौड़े, जिसमें सहपाठी और अन्य कक्षाओं के छात्र शामिल थे। इसलिए गौतम यादव ने जल्दी से कक्षा समूह में एक संदेश भेजा जिसमें कहा कि फ़ोन सभी बिक चुके हैं। जल्द ही गौतम यादव के फ़ोन बेचने की खबर पूरी कक्षा में फैल गई। जिन्होंने फ़ोन खरीदे थे, वे समूह में खुशी खुशी उन्हें दिखा रहे थे, और जिन्होंने नहीं खरीदा था, उन्हें बहुत पछतावा हुआ। कुछ सहपाठियों ने गौतम यादव को वीचैट पर निजी संदेश भेजकर पूछा कि क्या वह अभी भी फ़ोन ला सकता है। गौतम यादव ने निश्चित जवाब नहीं दिया, केवल इतना कहा कि उसे यकीन नहीं है। अगर उसके रिश्तेदार को अभी भी कम कीमत पर फ़ोन बेचने की ज़रूरत होगी, तो वह निश्चित रूप से पहले कक्षा को सूचित करेगा। उन्नयन अनुभव पहले ही 10 लाख तक बढ़ चुका था। अगर वह फ़ोन बेचना जारी रखता, तो उसे पर्याप्त उन्नयन अनुभव इकट्ठा करने के लिए 250 और बेचने पड़ते। इसलिए गौतम यादव ये भी विचार कर रहा था कि क्या इस तरीके को जारी रखना चाहिए। अध्याय 9, देर रात जहर। रात 9:30 बजे गौतम यादव अपने किराए के मकान में लौटा। छूट के कारण दूध चाय की दुकान की बिक्री ने आज रिकॉर्ड तोड़ा। कुल बिक्री 2,500 रुपये से अधिक थी, लेकिन इसने उसे और जिया पांडे को भी थका दिया। सौभाग्य से एक नया कर्मचारी नियुक्त किया गया है जो कल से काम शुरू कर सकता है। वास्तव में गौतम यादव नवीकरण के बाद नए कर्मचारियों को नियुक्त करने तक इंतजार कर सकता था। इससे वेतन पर कुछ बचत होती। हालांकि वह नवीकरण अवधि का उपयोग कर्मचारियों को नई दूध चाय तैयार करने का तरीका सिखाने की योजना बना रहा है। सिस्टम ने कुल 32 रेसिपी प्रदान की थीं, लेकिन गौतम यादव का इरादा सभी का उपयोग करने का नहीं है। वह पहले नाश्ता गली की दूध चाय की दुकान में 3 विशेष स्वादों की दूध चाय लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अन्य स्वाद भविष्य में शाखाएं खोलने पर पेश किए जाएंगे। अरे हाँ, मैंने अभी तक फाइटिंग मास्टर और 7 विशेषता अंकों का उपयोग नहीं किया है। गौतम यादव को अचानक याद आया। एक विचार के साथ सिस्टम इंटरफेस प्रकट हुआ। देव स्तरीय आय सिस्टम, स्तर 4। मेजबान गौतम यादव। उम्र 20 वर्ष। लंबाई 178 सेंटीमीटर। रूप 67। शारीरिक स्थिति 75। मानसिक स्थिति 72। आकर्षण 55। आय वापसी गुणक 4 गुना। लॉटरी 1। अनुभव 9,480। संग्रहित धन 6,90,000 रुपये। प्राप्ति बाकी। मुफ्त विशेषता अंक 7 अंक। सिस्टम में संग्रहित धन 6,90,000 रुपये तक पहुंचने पर गौतम यादव के चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान आ गई। वह जानता था कि कुछ दिन पहले वह एक गरीब लड़का था जिसके पास केवल 2,000 रुपये से थोड़ा अधिक था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही दिनों में उसका धन 10 लाख रुपये से अधिक हो जाएगा। साथ ही उसे एक दूध चाय की दुकान भी मिल गई। सिस्टम, मेरे चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड में 90,000 रुपये ट्रांसफ़र करो।
अचानक गौतम यादव को एक विचार आया और उसने कुछ पैसे अपने कार्ड में निकालने का फैसला किया। हालांकि उसे विश्वास था कि सिस्टम उसे धोखा नहीं देगा, फिर भी वह कोशिश करना चाहता था। उसके आदेश देने के 3 सेकंड से भी कम समय में उसके फ़ोन पर जमा राशि की सूचना आई। बिल्कुल 90,000 रुपये, न एक पैसा अधिक न एक पैसा कम। तभी बिंदिया वर्मा ने उसे वीचैट संदेश भेजा। उसने इसे खोलकर पढ़ा। विवि आकर्षक है, गौतम यादव, मैंने सुना कि तुम्हारे पास नवीनतम फल मोबाइल फ़ोन है। इस वीचैट संदेश को देखकर गौतम यादव की आंखें सिकुड़ गईं। उसने उसी दोपहर उसके प्रेमी को झिड़का था और अब वह उसे वीचैट संदेश भेज रही थी। वह भी वह जिसे उसने पहले पसंद किया था। यह महिला वास्तव में दिलचस्प है। गौतम यादव ने ठंडी मुस्कान दी। उसने पहले बिंदिया वर्मा को इसलिए पसंद किया था क्योंकि वह सुंदर थी। सीधे कहें तो ये पहली नज़र का आकर्षण था। ये कहना कि कोई गहरा स्नेह था पूरी तरह बकवास था। इसके अलावा उसने चेतन हरी से इस महिला के चरित्र के बारे में पहले ही जान लिया था, इसलिए वह इसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेगा। थोड़ा विचार करने के बाद गौतम यादव ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन ये पहले ही बिक चुका है। विवि आकर्षक है, ये वास्तव में बहुत अफसोसजनक है। वास्तव में मैं लंबे समय से अपना फ़ोन बदलना चाहती थी। बिंदिया वर्मा के जवाब को देखकर गौतम यादव के मुंह पर ठंडी मुस्कान उभरी। ये बिंदिया वर्मा वास्तव में सोचती थी कि वह उसका दीवाना है। अगर वह वास्तव में दीवाना होता तो निश्चित रूप से अपनी छाती ठोककर अपनी देवी के लिए फल मोबाइल फ़ोन लाने की पेशकश करता। दुर्भाग्य से गौतम यादव ऐसा नहीं था। त्यानशिंग वोसाई, यह मुश्किल नहीं है, बस जय चौहान को तुम्हारे लिए एक खरीदने दो। विवि आकर्षक है, तुम मुझे किस तरह का इंसान समझते हो? भले ही मैं और जय चौहान रिश्ते में हैं, लेकिन हमारे बीच बहुत शुद्धता है। शुद्धता मेरे पैर। बिंदिया वर्मा के जवाब को देखकर गौतम यादव ने तिरस्कार भरी मुस्कान दी। स्पष्ट रूप से यह महिला उसे अपनी मछलियों के तालाब में विकसित करना चाहती थी। त्यानशिंग वोसाई, तो तुम वास्तव में एक अच्छी लड़की हो। विवि आकर्षक है, शर्माने वाला इमोजी। अरे हाँ, मैंने अभी तक तुम्हें अपनी दूध चाय की दुकान के लिए बधाई नहीं दी। त्यानशिंग वोसाई, धन्यवाद, मैं नहाने और सोने जा रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। जवाब देने के बाद गौतम यादव ने वीचैट बंद कर दिया। दूसरी तरफ बालिका छात्रावास में गौतम यादव का जवाब देखकर बिंदिया वर्मा को एक अजीब सा परिचित एहसास हुआ। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि गौतम यादव का चैट खत्म करने का बहाना वही था जो वह अक्सर अपने दीवानों से निपटने के लिए इस्तेमाल करती थी। ये कृतघ्न। उसके दिल में गुस्से की लहर उठी और बिंदिया वर्मा चाहती थी कि वह एक संदेश भेजकर गौतम यादव को अच्छे से डांट दे। किराए के मकान में गौतम यादव ने फ़ोन रखा और सिस्टम से कहा, सिस्टम, फाइटिंग मास्टर को एकीकृत करो। अगले ही पल एक सुनहरी रोशनी गौतम यादव के शरीर में प्रवेश कर गई। तुरंत बाद उसके दिमाग में लड़ाई की तकनीकों का अभ्यास करने की स्मृति प्रकट हुई और साथ ही एक ऊर्जा की लहर ने तेजी से उसके शरीर को बदलना शुरू किया। इसके साथ एक तीव्र चुभन की अनुभूति थी। अब गौतम यादव समझ गया कि सिस्टम ने उससे पूछा था कि क्या वह इसे एकीकृत करना चाहता है। 1 मिनट बाद परिवर्तन पूरा हुआ। गौतम यादव ने भारी सांस छोड़ी, लेकिन उसे लगा कि उसका पूरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। वह निश्चित था कि अगर 10 वयस्कों ने उसे घेरकर हमला किया तो वह आसानी से उनसे निपट सकता था। उसने फिर से सिस्टम इंटरफेस खोला। उसने पाया कि उसके अपने डेटा में महत्वपूर्ण बदलाव आए थे। पहले उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, जो 1.8 मीटर हो गई। उसके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति 5 अंक बढ़कर 80 अंक हो गई। 60 अंक से ऊपर की शारीरिक स्थिति को सामान्य माना जाता है। 60 अंक से नीचे की शारीरिक स्थिति कमजोरी या बीमारी को दर्शाती है। 70 अंक तक पहुंचने वाली शारीरिक स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो नियमित रूप से व्यायाम करता है और अपेक्षाकृत स्वस्थ है, और 75 अंक तक पहुंचना पहले से ही एक एथलीट या विशेष बल सैनिक की शारीरिक स्थिति है। 80 अंक से ऊपर शीर्ष विशेष बल सैनिक की शारीरिक स्थिति है। दूसरे शब्दों में गौतम यादव की वर्तमान शारीरिक स्थिति शीर्ष विशेष बल सैनिक के स्तर तक पहुंच गई है। इसके अलावा फाइटिंग मास्टर कौशल के एकीकरण के साथ उसकी मानसिक शक्ति भी 3 अंक बढ़ गई। सबसे बड़ा वृद्धि आकर्षण में थी। उसका आकर्षण जो पहले केवल 55 अंक था, सीधे 70 अंक से अधिक हो गया। इसके बारे में सोचकर गौतम यादव उठा और बेडरूम में चला गया। अलमारी के शीशे के सामने खड़े होकर गौतम यादव ने पाया कि उसका रूप नहीं बदला था, लेकिन उसका स्वभाव काफी बदल गया था। आत्मविश्वास और मर्दाना बन गया था। उसके पास अभी भी 7 मुफ्त विशेषता अंक बचे थे। इन्हें कहाँ उपयोग करना चाहिए? कुछ सोचने के बाद गौतम यादव ने अपने रूप में कुछ अंक जोड़ने का फैसला किया। आखिरकार 67 का रूप को अधिक से अधिक गैर कुरूप माना जाता था और सुंदर से बहुत दूर था। इसलिए गौतम यादव ने रूप के बगल में जोड़ चिन्ह पर 3 बार क्लिक किया। उसका रूप भी 70 अंक हो गया। उसी समय उसे लगा कि उसका चेहरा गर्म हो गया और कुछ हद तक कठोर हो गया। थोड़ी देर बाद
उसके गाल सामान्य हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर बहुत सारा तैलीय अवशेष उभर आया। वह जल्दी से बाथरूम गया, साबुन लगाया और अपने चेहरे से तैलीय अवशेष धो दिया। जब उसने फिर से शीशे में देखा तो गौतम यादव को तुरंत बहुत अधिक आकर्षक लगा। उसके चेहरे की विशेषताएं बिल्कुल नहीं बदली थीं, लेकिन उनकी स्थिति में सूक्ष्म समायोजन हुआ था। इसके अलावा उसके चेहरे की त्वचा बहुत अधिक गोरी और तनी हुई हो गई थी। पहले उसकी नाक पर ब्लैकहेड्स थे, अब उसकी नाक के ब्लैकहेड्स पूरी तरह गायब हो गए थे। अगर वह पहले केवल गैरकुरूप माना जाता था, अब वह कुछ हद तक सुंदर की श्रेणी में पहुंच गया था। क्या मुझे बचे हुए सभी अंक रूप में डाल देने चाहिए? गौतम यादव ने चुपके से सोचा। इसके बारे में सोचने के बाद उसने इस आकर्षक विचार को छोड़ दिया। अगर उसने बचे हुए 4 अंक रूप में डाल दिए तो बदलाव बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए उसने निर्णायक रूप से बचे हुए 4 विशेषता अंक अपनी मानसिक शक्ति में जोड़ दिए। मानसिक शक्ति बुद्धिमत्ता को बेहतर कर सकती है। अंक जोड़ने के बाद गौतम यादव की मानसिक शक्ति 79 अंक हो गई, जो पहले से ही उच्च बुद्धिमत्ता के दायरे में कदम रख चुकी थी। कई भूली हुई यादें भी धीरे धीरे उसके दिमाग में फिर से उभरने लगीं। गड़गड़, अचानक उसके पेट से गड़गड़ की आवाज आई। इतनी जल्दी भूख लग गई। उसने केवल 6 बजे के थोड़ा बाद रात का खाना खाया था और अब केवल 3 घंटे से थोड़ा अधिक समय बीता था। चूंकि मुझे भूख लगी है, मैं अपने लिए कुछ देर रात का नाश्ता बनाऊंगा। उसी दोपहर उसने सुपर मसाला रेसिपी तैयार करने के लिए सभी आवश्यक मसाले खरीदे थे। ये सुपर मसाला तैयार करने और उसका स्वाद लेने का अच्छा मौका था। इसमें आधा घंटा लगा। गौतम यादव ने सुपर मसाला तैयार किया, फिर उसने नूडल्स के लिए पानी उबाला। जल्द ही एक कटोरी सादी नूडल्स तैयार हो गई। इस कटोरी नूडल्स में केवल थोड़ा सा लाड और खाने योग्य नमक डाला गया था। फिर गौतम यादव ने इसमें कुछ सुपर मसाला डाला और कुछ बार हिलाया। तुरंत एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध सुगंध फैल गई। इसने गौतम यादव को अनजाने में अपनी लार निगलने के लिए मजबूर कर दिया। ये बहुत सुगंधित है। गौतम यादव ने जल्दी से चॉपस्टिक्स के साथ नूडल्स उठाए और अपने मुंह में डाले। फिर उसके चेहरे पर अनजाने में एक अत्यंत मंत्रमुग्ध भाव उभर आया। पास में लता मेहरा, जो अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, अचानक सूंघने लगी और एक ललचाने वाला भाव दिखाया। वह खुद को रोक नहीं पाए और बोली, बहुत अच्छी खुशबू है। उफ, अगले दरवाजे वाला लड़का फिर से देर रात हमें जहर दे रहा है। कितना परेशान करने वाला है। अध्याय 10, भाइयों का शेर। अगली सुबह 9 बजे नंदू विश्वविद्यालय, व्यापार विद्यालय। गौतम यादव आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ शिक्षण भवन में प्रकट हुआ। उसने यामिनी उपाध्याय को दूसरी दिशा से आते हुए देखा। सुप्रभात सहपाठी यामिनी उपाध्याय। गौतम यादव ने मुस्कुराकर उसकी ओर सिर हिलाया और फिर सीढ़ियों पर चढ़ गया। यामिनी उपाध्याय थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसे वह लड़का जो उसे अभिवादन कर रहा था कुछ परिचित लगा, लेकिन उसे तुरंत याद आया कि क्या ये गौतम यादव नहीं था, वह महत्वहीन व्यक्ति जिसने सोमवार को उसे हॉटपॉट बेस रेसिपी बेचने की कोशिश की थी। केवल 2 दिनों में उसमें इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता था? पहले गौतम यादव पैसे कमाने के लिए अंशकालिक काम में व्यस्त रहता था। वह हमेशा जल्दी में कक्षा में आता और जल्दी चला जाता। वह छात्र परिषद में शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं था, न ही किसी क्लब में भाग लेता था और कक्षा द्वारा आयोजित समूह गतिविधियों के लिए भी वह संभव होने पर टाल देता या उनसे बचता था। इसके कारण स्कूल और कक्षा में उसकी उपस्थिति बहुत कमजोर थी। लगभग 2 साल के विश्वविद्यालय जीवन में चेतन हरी उसका एकमात्र दोस्त था। हालांकि आज जब गौतम यादव कक्षा में दाखिल हुआ तो कई सहपाठियों ने सक्रिय रूप से उसे अभिवादन किया। यह मुख्य रूप से कल उसके द्वारा कम कीमत पर बेचे गए फल मोबाइल फोनों के बैच के कारण था। गौतम यादव ने भी मुस्कुराकर उन लोगों का जवाब दिया जो उसे अभिवादन कर रहे थे। पहले की तुलना में गौतम यादव की मानसिकता में महत्वपूर्ण बदलाव आया था। पहले वह अंशकालिक काम को बहाना बनाकर दूसरों के साथ बातचीत नहीं करता था। सीधे कहें तो वह अभी भी थोड़ा आत्मसचेत था। अब उसके पास पहले से ही एक सिस्टम था। भले ही वह भविष्य में विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति न बन सके, वह निश्चित रूप से महान भारत देश की अमीरों की सूची में एक स्थान प्राप्त करेगा। क्या तुम लोगों ने गौर किया कि गौतम यादव अब बहुत अधिक सुंदर लगता है? युक्ति राणा ने अपने पास बैठी कुछ लड़कियों से फुसफुसाकर कहा। ये सुनकर अन्य लड़कियां अनजाने में गौतम यादव की ओर देखने लगीं। तब किसी ने सहमति में सिर हिलाया। ओह, मैंने पहले गौर नहीं किया। वह वास्तव में काफी सुंदर लगता है, युक्ति राणा ने सोचते हुए पूछा। मुझे आश्चर्य है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, माया जैन ने कहा। शायद नहीं। मैंने सुना है कि गौतम यादव का परिवार काफी गरीब है और उसे अपनी जीविका और ट्यूशन के लिए अंशकालिक काम करना पड़ता है। ये सुनकर युक्ति राणा, जो गौतम यादव में कुछ रुचि ले रही थी, जल्दी से उसकी रुचि खो बैठी। छी, तुम्हें क्या पता, गौतम यादव के पास नाश्ता गली पर पहले से ही एक दूध चाय की दुकान है। इस समय सामने की पंक्ति में बैठी जिया पांडे अचानक खुद को रोक नहीं पाए और पीछे मुड़कर बीच में बोली,
कल जब वह युजान चाय पर दूध चाय खरीदने गई थी, उसने कर्मचारियों को गौतम यादव को मालिक कहते सुना था। इसलिए उसने पूछताछ की और पता चला कि गौतम यादव ने पहले से ही उस युजान चाय की दुकान को ले लिया है और वह इसे फिर से सजाने की योजना बना रहा है। उसने अनुमान लगाया कि ऐसी दूध चाय की दुकान लेने और इसे फिर से सजाने के लिए कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये के निवेश की जरूरत होगी। हालांकि गौतम यादव अंशकालिक काम करता था, लेकिन अगर वह खाए पिए बिना भी रहता तो उसके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये बचाना असंभव था। इसलिए उसकी राय में गौतम यादव ने जो पैसा दूध चाय की दुकान खोलने के लिए इस्तेमाल किया था, वह निश्चित रूप से उसके परिवार से आया होगा। इसलिए गौतम यादव की पारिवारिक स्थिति उतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी अफवाह थी। वास्तव में गौतम यादव का परिवार बिल्कुल भी खराब नहीं था। उसके दत्तक पिता गौरव जैन एक विज्ञापन कंपनी के मालिक थे, जिनका वार्षिक शुद्ध लाभ 5 लाख से 8 लाख रुपये था। इसके अलावा उसके दत्तक माता पिता के पास 3 संपत्तियां थीं, एक 8 लाख रुपये से अधिक की BMW और एक 3 लाख रुपये से अधिक की SUV। और उसके दत्तक पिता गौरव जैन शेयर बाजार में भी खेलते थे। उसने सुना था कि उनकी सभी शेयरों की कीमत 1 मिलियन रुपये थी। उसके बैंक खाते में कितना पैसा था, ये गौतम यादव को नहीं पता था, क्योंकि गौतम परिवार एक चौथे स्तर के शहर में स्थित था। वहां नंदू की तुलना में आवास की कीमतें इतनी महंगी नहीं थीं। तीनों संपत्तियों की कीमत कुल मिलाकर लगभग 2 मिलियन रुपये थी। फिर भी गौतम परिवार की कुल संपत्ति 5 मिलियन रुपये से अधिक थी। वे निश्चित रूप से एक मध्यम वर्गीय परिवार थे। ये सुनकर कि गौतम यादव ने एक दूध चाय की दुकान खोली है, युक्ति राणा और अन्य लड़कियां थोड़ा आश्चर्यचकित थीं, खासकर युक्ति राणा। उसकी रुचि फिर से जाग उठी। दूसरी तरफ गौतम यादव ने अपनी जेब से फल मोबाइल फोन निकाला। उसने 2 मित्र अनुरोध सूचनाएं देखीं, एक जिया पांडे की थी और दूसरी युक्ति राणा की। जिया पांडे काफी आकर्षक थी। अगर कोई सुंदरता स्कोरिंग सिस्टम होता तो वह लगभग 75 अंक तक पहुंचती और सौंदर्य फिल्टर के साथ उसे ऑनलाइन देवी कहा जा सकता था। युक्ति राणा की बात करें तो उसका चेहरा गोल था और कद छोटा था। वह प्यारी श्रेणी में आती थी और वह भी 70 अंक से ऊपर थी। ये कहना होगा कि व्यापार विद्यालय सुंदरियां पैदा करता था। कक्षा में सबसे उत्कृष्ट स्वाभाविक रूप से यामिनी उपाध्याय थी। उसका रूप और कद दोनों उत्कृष्ट थे। समग्र स्कोर निश्चित रूप से 90 अंक से ऊपर था। इसके अलावा कक्षा में 3 अन्य लड़कियां थीं जो 80 अंक से ऊपर थीं। हालांकि वे सभी पहले से ही रिलेशनशिप में थीं। बिंदिया वर्मा की बात करें, जिसे गौतम यादव ने पहले पसंद किया था, वह भी 80 अंक से ऊपर की सुंदरता थी। क्या गौतम यादव को सुंदरियां पसंद थीं? उत्तर हाँ था। पहले अगर जिया पांडे और युक्ति राणा जैसी सुंदरियां उसे सक्रिय रूप से जोड़तीं तो वह निश्चित रूप से बहुत उत्साहित होता, लेकिन अब वह बहुत शांत लग रहा था। शायद आत्मविश्वास के साथ उसका स्तर भी बढ़ गया था। पहले अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित करो, 90 अंक से ऊपर की सुंदरता को डेट करो। आखिरकार डेटिंग के बिना विश्वविद्यालय जीवन अधूरा है। हालांकि जिया पांडे और युक्ति राणा दोनों सहपाठी थीं, इसलिए गौतम यादव ने फिर भी उनके मित्र अनुरोध स्वीकार करने का फैसला किया। लिटिल क्यूटी, नमस्ते सहपाठी गौतम यादव, मैं युक्ति राणा हूँ। त्यान सिंह वोसाई, नमस्ते सहपाठी युक्ति राणा, मैं गौतम यादव हूँ। लिटिल क्यूटी, मैंने सुना कि तुमने एक दूध चाय की दुकान खोली है। अगर मैं तुम्हारी दुकान पर दूध चाय खरीदने जाऊं तो क्या मुझे छूट मिल सकती है? त्यान सिंह वोसाई, बिल्कुल, अभी एक आयोजन चल रहा है, बस मेरा नाम बताओ और तुम्हें 50% छूट मिलेगी। लिटिल क्यूटी, धन्यवाद, मैं कभी तुम्हें खाना खिलाऊंगी। त्यान सिंह वोसाई, जरूरत नहीं, तुम बहुत विनम्र हो। तुम किससे चैट कर रहे हो? तभी चेतन हरी की गोलमटोल आकृति गौतम यादव के पास प्रकट हुई। युक्ति राणा, गौतम यादव ने लापरवाही से कहा और पूछा, तुम पिछले 2 दिनों से क्या कर रहे थे? हाँ, अनुमान लगाओ, चेतन हरी ने रहस्यमयी ढंग से कहा। बताओ या मत बताओ। गौतम यादव उस चाल में नहीं फंसा। चेतन हरी ने अपनी आवाज धीमी की और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अनुमान नहीं लगाने दूंगा। मैं तुम्हारी रेसिपी अपने माता पिता के पास ले गया और उन्हें ये वास्तव में पसंद आई। फिर मैंने कल एक हॉटपॉट रेस्तरां खरीदा और ये 3 दिन में फिर से खुलेगा। ओह, वैसे ये लो, इस पर हस्ताक्षर करो। यह क्या है? गौतम यादव ने लापरवाही से फोल्डर लिया और खोला। हॉटपॉट रेस्तरां के 30% शेयर, चेतन हरी ने कहा। यह सुनकर गौतम यादव स्तब्ध रह गया और चुप हो गया। उसने सुपर हॉटपॉट बेस चेतन हरी को 5 लाख रुपये में बेचा था और अब दूसरा पक्ष उसे 30% शेयर देना चाहता था। वह भावुक था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। क्या तुम बहुत भावुक हो? क्या मैं एक अच्छा दोस्त हूँ? चेतन हरी ने गौतम यादव के कंधे पर थपथपाया और कहा, मोटा, मैं ये शेयर नहीं चाहता। गौतम यादव ने फोल्डर बंद किया और मना कर दिया। हालांकि वह जानता था कि सुपर हॉटपॉट बेस की कीमत 5 लाख रुपये से कहीं अधिक थी, लेकिन कीमत का मतलब यह नहीं था कि इसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता था।
वह पहले ही बहुत संतुष्ट था कि चेतन हरी उसे 5 लाख रुपये दे सकता था। क्या तुम मूर्ख हो? इसे मुफ्त में देने पर भी तुम नहीं लेना चाहते? चेतन हरी ने कुछ चिंता के साथ कहा। गौतम यादव ने भी गंभीरता से कहा, मोटा, मेरी बात सुनो, हमारा लेन देन पहले ही पूरा हो चुका है। अब वह रेसिपी तुम्हारी है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तुम्हें इसे लेना होगा। चेतन हरी का चेहरा उदास हो गया। अगर तुम नहीं लेते तो तुम मेरे भाई नहीं हो। लेकिन गौतम यादव ने फिर भी समझौता करने से इनकार कर दिया। मोटा, शांत हो जाओ। भाइयों के बीच सबसे बड़ा वर्जित है एक साथ व्यवसाय करना। तुम मेरे एकमात्र दोस्त और भाई हो और मैं नहीं चाहता कि हम भविष्य में किसी दिन झगड़ा करें। असंभव। चेतन हरी ने सिर हिलाया और कहा, पिछले 2 सालों से तुम्हें अपनी जीविका के लिए अंशकालिक काम करना पड़ा है, लेकिन तुम मेरी मदद के लिए अपने कमाए हुए पैसे का उपयोग करने को तैयार थे। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम भविष्य में मुनाफे के लिए मुझसे झगड़ा करोगे। यह इसलिए है क्योंकि तुम बहुत बेशर्म हो और मुझे मना करना मुश्किल लगा। गौतम यादव ने निःशब्द होकर कहा। सच कहें तो शुरू में वह चेतन हरी के मुफ्तखोरी से थोड़ा नाराज था, लेकिन जैसे जैसे उनका मेलजोल बढ़ा, उसे लगा कि यह लड़का बुरा नहीं है, इसलिए उसने उसकी मुफ्तखोरी स्वीकार कर ली। चेतन हरी ने गंभीरता से कहा, मुझे परवाह नहीं है। संक्षेप में, या तो तुम इन 30% शेयरों को स्वीकार करो या हम अब दोस्त नहीं हैं। दोनों ने 10 सेकंड से अधिक समय तक एक दूसरे को देखा और अंततः गौतम यादव ने हार मान ली। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा, ये सही है। चेतन हरी के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। मोटा, तुम्हें पुरुष पसंद नहीं है ना? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे पुरुष पसंद नहीं है। अचानक गौतम यादव ने मजाक किया। हटो, तुम्हें पुरुष पसंद हैं, मुझे महिलाएं पसंद हैं। चेतन हरी गुस्से में था और उसकी आवाज़ अनजाने में तेज हो गई। फिर आसपास की सभी निगाहें उनकी ओर मुड़ गईं और मोटा उसी जगह शर्मिंदगी से मर गया।